सभी अभ्यर्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम अपनी मिशन एलडीसी 2026 पेपर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपना मॉडल पेपर नंबर 7 है उसे कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तरीका वही रखने वाले हैं। मैं आप लोगों को चारों ऑप्शंस की व्याख्या अलग अलग समझाने वाला हूं। और इससे पहले मैंने आप लोगों को एक बात और बताई है कि ये जो पेपर सीरीज है वो आपके एलडीसी बनने में नींव का पत्थर साबित होने वाली है। तो ये सारे जो मॉडल पेपर्स हैं इनको आपको कंप्लीट देखना चाहिए। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते, देखो शुरू करते हैं अपने आज का मॉडल पेपर। और इस मॉडल पेपर में बात करें अपने पास तो मॉडल पेपर नंबर 7 आ जाता है। और सबसे पहला ही प्रश्न क्या दिया हुआ है वो दिया है, टाइम मैगजीन ने मार्च 2026 में जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की अपनी प्रतिष्ठित सूची में भारत के किस स्थान को शामिल किया है। अब इसमें बात करें तो मार्च 2026 में ही शामिल किया है भाई। और क्या शामिल किया था? ओबरॉय राजगढ़ पैलेस रिसोर्ट मध्य प्रदेश को, मारोखेत जोधपुर राजस्थान ये भी है, और शक्ति हिमालय प्राण लॉज कुमाऊं उत्तराखंड। तो इन तीनों को ही अपने पास है क्या है विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में शामिल किया गया भाई। तो ये नाम याद रख लेना, पक्का प्रश्न पूछ सकते हैं भाई। अच्छा बात करते हैं क्या है ये, कहाँ पे है? द ओबरॉय राजगढ़ पैलेस रिसोर्ट मध्य प्रदेश। इसे इसकी अद्वितीय वास्तुकला के लिए है भाई, ध्यान से समझ लेना। और शाही आतिथ्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के कारण वैश्विक सूची में स्थान मिला है, तो 1 नंबर हो जाता है। मारोखेत जोधपुर है ना, नाम याद रख लेना, चला जोधपुर वाली बात है। राजस्थान, ये राजस्थान का एक प्रसिद्ध एग्रो टूरिज्म कृषि पर्यटन स्थल है जो जैविक खेती और ग्रामीण संस्कृति को बढ़ावा देता है। तो ये नाम याद रखना भाई, मारोखेत जोधपुर। शक्ति हिमालय प्राण लॉज कुमाऊं उत्तराखंड की बात करें तो हिमालय की गोद में स्थित यह लॉज पर्यावरण अनुकूल, इको फ्रेंडली पर्यटन और प्राकृतिक शांति के लिए विश्व भर में सराहा गया है, इसलिए इसको भी अपने पास विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों में स्थान मिला है। तो पहला ही प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है भाई। नेक्स्ट है, बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 के विजेताओं का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब ये जो सुमेलित नहीं होते हैं ना, इनको ध्यान से करना है। अच्छा, पोली उमरीगर अवार्ड पुरुष शुभमन गिल को दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है भाई। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला की बात करें तो स्मृति मंधाना को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू महिला मिताली राज को नहीं भाई, क्यों नहीं? क्योंकि मिताली राज तो सीनियर प्लेयर है भाई, वो रिटायर हो चुकी है, तो यहाँ पे ये नहीं मिला है भाई। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पुरुष की बात करें तो हर्षित राणा को दिया गया है, तो ये नाम याद रखना भाई, पूछ सकते हैं देखो पुरस्कार से, सॉरी हाँ ये अवार्ड से संबंधित। अच्छा, क्या है ये पोली उमरीगर अवार्ड? ये शुभमन गिल को उनके उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के लिए दिया गया है। शुभमन गिल नाम याद रखना भाई, हाँ नाम तो वैसे फेमस है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला स्मृति मंधाना को महिला क्रिकेट के उनके निरंतर शानदार प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया है या पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू महिला मिताली राज भारतीय क्रिकेट की वरिष्ठ खिलाड़ी रही हैं, वे बहुत पहले संन्यास ले चुके हैं, तो ये गलत हो जाता है। इसके बाद में बात करें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पुरुष की बात करें तो हर्षित राणा को उनके क्या है पदार्पण के इस श्रेणी में चुना गया है भाई, प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला था हर्षित राणा ने, तो ये नाम याद रखना भाई। इसके बारे में भी पूछ सकते हैं, बाद में कहोगे सर आपने समझाया नहीं था। हाँ, नेक्स्ट क्या दिया? नीति आयोग द्वारा 19 मार्च 2026 को जारी भारत के खेल उपकरण विनिर्माण क्षेत्र की निर्यात क्षमता को साकार करना रिपोर्ट में भारत के खेल निर्यात को किस वर्ष तक अपने पास 8.1 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो अगर इसमें बात करें तो 2028, 2032, 2034 और 2036, तो इसमें 2036 है वो आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या है कि भारत है वो अपने आप में क्या निर्भर हो जाए, अपने जो खेल सामग्री बाहर से क्या करते हैं आयात करते हैं उस पर। तो बात करते हैं, देखो इसमें क्या है विश्व हिस्सेदारी, वैश्विक, इसका जो उद्देश्य है ना वो क्या है भाई, इस परियोजना का उद्देश्य आपको याद रखना है, ये जो भारत के खेल उपकरण निर्माण क्षेत्र की निर्यात क्षमता को साकार है ना करना, तो इसके जो उद्देश्य है वो क्या है भाई, ये उद्देश्य आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। और उद्देश्य से पक्का प्रश्न, देखो मैं एक बात बताता हूँ, करंट में एक खास बात बता देता हूँ, आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लो, आप सीधे प्रश्नों पे मत जाओ,
उसके पीछे का जो है ना आप मैटर वो पढ़ो, पक्का आपके क्वेश्चन सही होने वाले हैं। तो वैश्विक हिस्सेदारी बात करें तो इस लक्ष्य का उद्देश्य क्या है, वैश्विक खेल उपकरण बाजार में भारत की वर्तमान हिस्सेदारी को, जो कि अपने पास 0.5% ही है, को बढ़ाकर 11% तक करना है। ये पहला उद्देश्य है। अच्छा, दूसरा क्या है, रोजगार सृजन करना। भाई जैसे अपने पास खेल सामग्री के लिए कोई कंपनी लगेगी, कोई फैक्ट्री लगेगी, तो सीधी सी बात है रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। रोजगार सृजन, इस विस्तार से 2036 तक देश में लगभग 54 लाख, याद रखना 5.4 मिलियन अतिरिक्त नौकरियां पैदा होने का अनुमान है। रणनीति और विकास की बात करें तो क्या है, रिपोर्ट में मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत विनिर्माण समूह जैसे मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के विकास, कच्चे माल की लागत को कम करने और अनुसंधान एवं विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। तो तथ्य बहुत ही शानदार है भाई। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, जस्टिस सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय के कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में 24 नवंबर 2025 को शपथ ग्रहण करी थी। तो ये उनके पास 53वां जो पद है ना वो आया है भाई अपने सर्वोच्च न्यायालय में। 53वां पद आ चुका है, 54वां नहीं आएगा, अभी आने वाला है भाई, ऐसे नहीं आएगा नहीं, इसके बाद में आएगा, लेकिन अभी तक अपने 53वां पद है। 51वें कौन थे भाई, 51वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश थे। 52वें कौन थे, वे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई है ना, भूषण रामकृष्ण गवई ने 52वें मुख्य न्यायाधीशों के रूप में कार्यभार संभाला। और 53वें मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो जस्टिस सूर्यकांत ने 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में पद पर गोपनीयता पद की शपथ ली है। अब देखो इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया, बैंकॉक में आयोजित एशियाई कप तीरंदाजी 2026 स्टेज फर्स्ट में जयपुर के तीरंदाज रजत चौहान ने 27 मार्च 2026 को किस प्रतिस्पर्धा में या किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसमें अगर अपन बात करें, ध्यान से समझ लेना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बता देता हूं इसमें क्यों है इंपॉर्टेंट, इसका कारण मैं बताऊंगा भाई। कंपाउंड मिश्रित कंपाउंड व्यक्तिगत प्रतियोगिता नहीं भाई, व्यक्तिगत स्पर्धा नहीं, कंपाउंड मिश्रित टीम प्रतिस्पर्धा में इसने क्या है गोल्ड मेडल जीता है। किसके साथ जीता वो भी बात करेंगे। कंपाउंड पुरुष टीम स्पर्धा नहीं, उपयुक्त तीनों में नहीं, तीनों में नहीं जीता भाई। अब मैं बता देता हूं कारण क्या है, क्योंकि ये जो अपने पास रजत चौहान है इसने व्यक्तिगत टीम है ना, व्यक्तिगत रूप से भी एक पदक जीता है। कौन सा, तो देखो बात करते हैं कौन सा जीता इसने। कंपाउंड पुरुष व्यक्तिगत की बात करें तो इस स्पर्धा में भारत का दबदबा रहा था। इसमें भारत के उदय काम्बोज ने तो स्वर्ण पदक जीता है, तो उदय काम्बोज का नाम याद रखना भाई। और अगर बात करें प्रथमेश जावकर ने रजत पदक जीता है। और अगर मैं बात करूं राजस्थान के रजत चौहान ने कांस्य पदक जीता था कंपाउंड पुरुष व्यक्तिगत में। तो ये नाम याद रख लेना। एशियाई कप तीरंदाजी 2026 स्टेज फर्स्ट की बात है। कंपाउंड मिश्रित प्रतिस्पर्धा की बात करें तो क्या है, रजत चौहान ने चिकिथा तानिपार्थी, नाम याद रख लेना भाई इसका, चिकिथा तानिपार्थी के साथ मिलकर शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल में मलेशियाई जोड़ी को 158-156 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। तो बढ़िया महत्वपूर्ण बात है भाई, ध्यान से समझ लेना। अच्छा, कंपाउंड पुरुष टीम स्पर्धा, इस स्पर्धा में रजत चौहान, ऋषभ यादव और उदय काम्बोज ने क्या है कि भारतीय टीम ने भूटान को हराकर कांस्य पदक हासिल किया था, स्वर्ण नहीं किया है भाई। तो ये भी ध्यान में रख लेना भाई, तीनों ही महत्वपूर्ण बातें हैं। नेक्स्ट बात करें तो क्या, प्रधानमंत्री द्वारा 11 अक्टूबर 2025 को शुरू की गई प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया है। तो ये 8 जिलों को शामिल किया गया है भाई। अब प्रश्न ये नहीं आएगा कितने जिलों को शामिल किया गया है, ये आएगा कि कौन से जिले को नहीं शामिल किया गया है। तो ये कौन से जिले के ग्रुप को शामिल नहीं किया गया है, इस तरीके से आपको प्रश्न है वो तैयार करना। तो 8 जिले ये हैं जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, जालोर, और ये योजना नाम तो जुड़ गया भाई, कोई बात नहीं, 8 जिले आप लोगों के सामने हैं, ये 8 जिले याद रख लेना। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या, राजस्थान की रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन 6 जनवरी 2026 को कहाँ से किया गया भाई। तो JECC जयपुर से किया गया है। राजस्थान रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026, मैंने आपको अपने वनपाल भर्ती एग्जाम के लिए जो सीरीज चल रही है उसमें भी ये प्रश्न बताया था।
अब यहाँ पे देख लो, राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन 6 जनवरी 2026 को जयपुर शहर में आयोजित जेईसीसी यानी जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, जेईसीसी का पूरा नाम भी याद रखना, सीतापुरा में किया गया था। अच्छा, इसके आयोजक कौन थे भाई? आयोजक के बारे में पूछ सकते हैं। यह सम्मेलन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राजस्थान सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। तो ये नाम क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी ये जानकारी याद रख लेना भाई, है ना। ये जानकारी, उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य तो मैं हमेशा कहता हूं, इसका मुख्य उद्देश्य शासन सुधार, आर्थिक विकास और समावेशी वृद्धि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका को पता लगाना था। आ गई बात समझ में? तो चलिए, सम्मेलन क्या है भाई? यह आयोजन फरवरी 2026 में नई दिल्ली में होने वाले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की तैयारियों के क्रम में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मंच था भाई। यानी कहने का मतलब जो फरवरी में हो चुका है ना दिल्ली में, उसके लिए एक अपने पास क्षेत्रीय मंच आए। कहते हैं ना कि अपने को वहाँ टीम क्रिकेट खेलने जाना तो पहले अपने घर में तो तैयारी करें, वैसी बात है ये। नेक्स्ट है, राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 के तहत राज्य के छोटे उद्यमियों को ऋण पर अतिरिक्त कितना प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है? तो ये तो मैंने आपको 2 बार बता दिया भाई, ये पिछली बार भी बताया था आप लोगों को। ये 2% का अनुदान होता है, 2% की छूट होती है। हाँ, चलिए भाई, नेक्स्ट क्या है? ये कौन सा आ गया? हाँ, नेक्स्ट है 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या 25 जनवरी पर घोषित पद्म पुरस्कारों में राजस्थान के व्यक्तियों को संबंध में कौन सा सम्मिलित नहीं है भाई? तो इसमें बात करते हैं। बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पक्के पूछे जाएंगे, यह भी बता देता हूं। क्या है? पद्मश्री है वो गफरुद्दीन मेवाती जोगी को दिया गया है कला क्षेत्र में। बिल्कुल सही बात है भाई। पद्मश्री तग्गाराम भील को कला के क्षेत्र में दिया गया, अच्छी बात है, सही बात है। पद्मश्री स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज कला नहीं दिया गया है भाई। अब ब्रह्मदेव जी महाराज है तो महाराज कला में थोड़ी ना लेंगे, सीधी सी बात है, छोटी सी बात है, इतना तो दिमाग लगा लिए होंगे। और पद्म भूषण की बात करें तो पीयूष पांडे मरणोपरांत कला में क्षेत्र में दिया गया है। तो पद्मश्री स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज को मिला तो है, लेकिन कला के क्षेत्र में नहीं मिला है। तो सामाजिक सेवा, आध्यात्म, है ना, उसके क्षेत्र में मिला है। बात करते थे वो पद्मश्री की, श्री गफरुद्दीन मेवाती जोगी मेवात क्षेत्र के लोक गायन और बपंग वादक को जीवित रखने बपंग वादन है को जीवित रखने के लिए कला क्षेत्र में दिया गया है। तो ध्यान में रखना, बपंग वादन के लिए या गायन, जो लोक गायन कला है उसको जीवित रखने के लिए मेवात क्षेत्र में किसको दिया गया है? तो वो दिया गया अपने पास गफरुद्दीन मेवाती को। पद्मश्री की बात करें तो तगाराम भील बाड़मेर क्षेत्र के प्रसिद्ध अलगोजा वादन है भाई, और लोक कला में को वैश्विक पहचान दिलाई है, तो इसलिए दिए गए। पद्मश्री स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज कला के क्षेत्र में नहीं है, बल्कि अध्यात्म समाज सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया है। और पद्म भूषण क्या है? पीयूष पांडे मरणोपरांत कला के रूप के लिए दिया गया है। पीयूष पांडे भारत के प्रसिद्ध विज्ञापन गुरु थे, उन्हें कला और संचार के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। प्रश्न हो सकता है कि किनको पद्मश्री से नहीं नवाजा गया है? तो पद्म क्या है आ जाएगा? पीयूष पांडे। कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा 26 दिसंबर को किया गया है? तो ये आपके पास जोधपुर में किया गया है। ये अपनी शायद बात पहले हो चुकी है। क्या है बीकानेर में क्या होता है भाई? जो ऊंट उत्सव और मसाला पार्क प्रसिद्ध है, ये ध्यान में रखना। जोधपुर की बात करें तो रावण का चबूतरा, है ना, रावण की चौरी मैदान में प्रतिवर्ष पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का भव्य आयोजन किया जाता है। दिसंबर 2025 में इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है, याद रखना भाई। जैसलमेर में एक मरु महोत्सव का आयोजन होता है, जो पर्यटन के दृष्टिकोण से क्या है? महत्वपूर्ण होता है। बाड़मेर में अपने पास थार महोत्सव और हस्तकला अजरक प्रिंट के लिए जाना जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है ना, इनको भी थोड़ा सा देख लिया करो भाई। नेक्स्ट बात करें, मेरवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं, निम्नांकित भौतिक उप इकाइयों में किसका उप विभाजन है? तो उप विभाजन की बात करें तो ये अपना राजस्थान है भाई, है ना, ये राजस्थान बना दिया आपने। और इसके बीच से क्या जाती है? अरावली जा रही है भाई। अब अरावली जा रही है तो अरावली को अपन कितने टुकड़ों में बांट देते हैं? 3 टुकड़ों में बांट देते हैं। ये अपने पास दक्षिणी पूर्वी आ जाती है, सॉरी दक्षिणी पश्चिमी आ जाती है, ये मध्य आ जाती है, उत्तरी पूर्वी आ जाती है। अब ये जो भाग है ना, ये जो भाग है ये इस अरावली में है, यहाँ पे इसका मतलब ये मध्य अरावली में आ गया भाई, है ना, मध्य अरावली आ जाता है। अब ये मध्य अरावली आई है तो आपके पास ऑप्शन तो ये हो जाएगा।
लेकिन इसके बारे में एक और खास बात बता देता हूँ, ये जो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ है ना, ये जो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ है, ये मारवाड़ का मैदान है ना, ध्यान में रखना, मारवाड़ के मैदान को मेवाड़, मेवाड़ की जो पहाड़ियाँ हैं है ना, मेवाड़ की जो पहाड़ियाँ हैं उनसे अलग करता है भाई, उनसे अलग करता है। अलग लिख देता हूँ, बस इतना समझ लेना आप लोग है ना, ध्यान में रख लेना भाई। यानी मारवाड़ का जो मैदान है और जो अपने पास मेवाड़ की पहाड़ियाँ या पठारी जो क्षेत्र है उनके बीच में आपके पास आ जाता है क्या, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। इतनी बात याद रखनी पड़ेगी भैया आप लोगों को। इसके बाद हाँ ये क्या है, मेवाड़ चट्टानी प्रदेश, वही जो मेवाड़ का जो मैंने जो पहाड़ी प्रदेश बताया वही आता था। आबू पर्वतखंड कहाँ है, ये सिरोही में है भाई है ना, ये सिरोही जिले में है और राजस्थान का सबसे ऊंचा क्षेत्र है, जहाँ पर अपने पास क्या है, माउंट आबू, जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है वो इसी आबू पर्वतखंड में शामिल है भाई। तो ये ध्यान में रखना छोटी छोटी बातें भी। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है, तो मरुस्थलीय प्रदेशों में आप सभी जानते हो कांटेदार जो वन है वो पाए जाते हैं, वन नहीं अपने पास पेड़ पौधे वो पाए जाते हैं, जैसे जाटी है, कीकर है, केर है, ये सारे वहीं पे पाए जाते हैं। अब इनमें से बात करें तो जैसे महोगनी है, कैक्टस है, फर है, चंदन है, तो आपके पास कैक्टस है वो पाया जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे हम नागफणी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इसे नागफणी कहते हैं, जो नाग की तरह अपने पास बाढ़ पे उग जाओ आपने है ना, बिल्कुल वही है। महोगनी की बात करें तो क्या है, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की मुख्य वनस्पति है जहां अत्यधिक वर्षा होती है। अत्यधिक वर्षा का मतलब है अपना ये जो दक्षिणी राजस्थान है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, जो ये क्षेत्र है अपने राजस्थान का, इसमें अपने पास ये प्रकार की जो वनस्पति है वो पाई जाती है। कैक्टस है, ये एक मरुद्भिद वनस्पति है जिसकी पत्तियां कांटों में बदल जाती है ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो। ये थार मरुस्थल की विशेषता है, तो ये ध्यान में रख लेना भाई, वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है कैक्टस में। फर की बात करें तो ये पर्वतीय या कौनधारी वनों में पाई जाने वाली वनस्पति है। और चंदन बात करें तो आप सभी जानते हैं ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की मुख्य उपज है, जो मुख्यतः कर्नाटक और दक्षिणी भारत में पाई जाती है। ये हो जाते हैं चारों ऑप्शन की व्याख्या। नेक्स्ट क्या, भारत के जीवमंडल रिजर्व का निम्न में से कौन सा समूचे जीवमंडल रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। अगर इसमें बात करें तो आपके पास जैसे मन्नार की खाड़ी, नोकरेक, पचमंडी और शेष चमल ये नहीं है भाई। इसमें ये जो शेष चमल है ना, अभी बात करते हैं चलिए। मन्नार की खाड़ी, कंचनजंगा, नोकरेक और सिमिलपाल, ये आपके पास ऑप्शन सही होता है। और नीलगिरी, नोकरेक, पंचमढ़ी और पूर्वी घाट और पन्ना, इसमें भी बात करते हैं। इसके बाद नीलगिरी, नोकरेक और ये इसमें शेष चमल वापस आ गया भाई। यानी कहने का मतलब भारत में कितने जीवमंडल है भाई, रिजर्व जो है वो टोटल है 18। अगर मैं 18 में से बात करूं तो 13 जो है ना, 13 जो जीवमंडल है उनको विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। अगर उनमें बात करें तो कौन कौन से जो अपने प्रश्न में, मैं उन्हीं की बात करूंगा एक बार। अगर इसमें बात करें तो केवल ये जो पूर्वी घाट है ना ये नहीं है, बाकी ये देख लो। क्या मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है जो कि 2001 में शामिल की गई थी। कंचनजंगा सिक्किम में है जो कि 2018 में शामिल हुई है। और नोकरेक मेघालय में है जो कि 2009 में शामिल किया गया था। सिमिलपाल उड़ीसा में बात करें तो 2009 में शामिल है। नीलगिरी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, ये तीनों में अपने पास फैली हुई पहाड़ियां हैं जो कि वर्ष 2000 में शामिल की गई है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश की बात करें तो 2009 में शामिल की गई है। और पन्ना मध्य प्रदेश की बात करें तो इसे 2020 में शामिल की क्या है 2020 में शामिल किया गया है। तो याद रख लेना भैया आप लोग। बाकी आप अपने अभी ज़्यादा डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे भैया। खरीफ की फसलें इस दौरान बोई जाती है। तो खरीफ की फसलों की बात करें तो ये आपके पास जून से सितंबर माह में बोई जाती है। क्या होता है चलिए देखो, मैं सारी डिटेल बता देता हूँ। जून से सितंबर की बात करें तो खरीफ की फसलें जैसे बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, मूंगफली है, मानसून के आगमन के साथ जैसे जून जुलाई में अपना मानसून आया अपने बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में इसे काटी जाती है। तो खरीफ की फसलें सितंबर अक्टूबर तक काट ली जाती है, याद रखना भाई। सितंबर से अक्टूबर की बात करें तो यह खरीफ की कटाई और रबी की फसलों की तैयारी का संधिकाल समय होता है। सितंबर से अक्टूबर। अक्टूबर से दिसंबर में ये रबी की फसलों जैसे गेहूं है, जौ है, चना है, सरसों की बुआई का मुख्य समय होता है। और मार्च से अप्रैल बात करें तो ये जायद की फसलें जैसे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी है, ये सारी अपने साग सब्जी इसमें शामिल होती है, वो अपने मार्च से अप्रैल में बोई जाती है। तो ये आपको चक्र जो है ना सब्जियों का ये याद रखना है अपने पास फसल का, जो भी मैंने बताया है। अच्छा, इसके बाद में बात करें नेक्स्ट है बांसवाड़ा स्थित
तलवाड़ा गांव किस कला उद्योग के मुख्य केंद्र है भाई? सफेद संगमरमर की मूर्तियां बनाने के लिए, काले संगमरमर की मूर्तियां बनाने के लिए, तारकसी के बारीक काम के लिए और प्राकृतिक रंग के उत्पादन के लिए। तो ये आपके पास है सफेद संगमरमर की मूर्तियां बनाने के लिए है भाई, ध्यान में रख लेना। बांसवाड़ा स्थित तलवाड़ा किस लिए है? सफेद संगमरमर की मूर्तियां बनाने के लिए है। चलिए बात करते हैं क्या है। सफेद संगमरमर की मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव स्थानीय स्तर पर मिलने वाले उच्च गुणवत्ता के पत्थर से देवी देवताओं की सुंदर क्या है सफेद मूर्तियां बनाने के लिए विख्यात है, तो ध्यान में रख लेना। अब काले संगमरमर की मूर्तियां भी बनती है, लेकिन कहा जयपुर का भैंसलाना क्षेत्र काले संगमरमर की कलाकृतियों और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना भाई, दोनों में से कोई आ जाए तो। तारकसी की बात करें तो बारीक काम के लिए नाथ द्वारा राजसमंद चांदी के तारों से बने जेवर यानी तारकसी के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें कोई जोड़ नहीं लगाया जाता है। इस तारकसी का मतलब ये होता है तार को कस कस के एक आभूषण का रूप दे दिया जाता है, इसमें जोड़ नहीं होते हैं। प्राकृतिक रंगों के उत्पादन के लिए बगरू और सांगानेर जयपुर अपने प्राकृतिक और वनस्पतिक रंगों के ठप्पा छपाई को ध्यान में रख लेना के लिए जाने जाते हैं। ठप्पा छपाई कहाँ पे होती है? जयपुर के सांगानेर में या बगरू क्षेत्र में होती है। तो याद रखने वाली बातें हैं ये सारी। जैसलमेर के उत्तर दिशा में बड़ी संख्या में स्थित प्लाय झीलें जो प्राय निम्न कगारों से घिरी होती है कहलाती है, अरे ये तो खड़ीन कहलाती है भाई। क्या कहलाती है? खड़ीन। अब सभी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या है खादर? क्या होती है भाई? देखो, उत्तर भारत के मैदानी भागों में नदियों द्वारा बहाकर लाई गई नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। यानी कहने का मतलब हिमालय से जो नदियां निकल के आती हैं वो अपने पास अपने उत्तरी जो भारत का उत्तरी मैदान है उसका निर्माण करती है। अब वो जो नदियां बहकर आती है वो अपने साथ नवीन जलोढ़ मिट्टी लेके आती है, वही आपके पास क्या होती है? खादर। उन्हीं को अपन क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। कुब्बड़पट्टी नागौर में है, आप जानते हो भाई क्या है कुब्बड़पट्टी? नागौर और अजमेर जिलों के मध्य फैले फ्लोराइड युक्त जल वाले क्षेत्र को स्थानीय भाषा में कुब्बड़पट्टी या बांका पट्टी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ की पानी में फ्लोराइड की मात्रा होने से जो वहाँ के लोग हैं वो थोड़े से झुक जाते हैं, है ना। यहाँ से ये जो बैक है ना, बैक वो पीछे निकल जाता है, इसीलिए उसे कुब्बड़पट्टी कहते हैं। खड़ीन क्या है? देखो, जैसलमेर के उत्तर में स्थित अस्थायी मत्स्य झीलों या प्लाय झीलों को स्थानीय भाषा में खड़ीन कहा जाता है। यहाँ पारंपरिक रूप से पानी को रोककर कृषि की जाती है। तो ये छोटी बातें हैं, खड़ीन के बारे में थोड़ी सी याद रखना। बरखान आप जानते हो भाई, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो अपने क्या पाए जाते हैं? रेगिस्तानी जो टीले हैं उन्हीं में से। रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार गतिशील बालू का स्तूप को बरखान कहते हैं। याद रख लेना भाई। अब इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है? सुमेलित करना है। गोपाल योजना है, हीपर योजना है, रक्षक बीमा योजना है और अविका क्रेडिट कार्ड योजना है। तो इसमें अगर अपन बात करें तो गोपाल योजना है वो आपके पास 1990 में है। अगर हीपर योजना की बात करें तो ये 1996 में है। और रक्षक बीमा योजना की बात करें तो ये आपके पास 2004-05 में है और ये 2008-09 में है। अविका क्रेडिट कार्ड योजना है। तो ये आपके पास स्क्रीनशॉट है। किन से संबंधित है? ये एक तो फसल सुधार से संबंधित है गोपाल योजना। तो हिपर योजना महिला सशक्तिकरण और डेयरी से संबंधित है और अपने पास अविका क्रेडिट कार्ड योजना भेड़ पालकों के लिए है। तो ये याद रख लेना भाई, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए, सुमेलित कर देते हैं भाई। तो माही जो गंभीर है, वहां गंभीर नदी क्या है? संबंधित क्षेत्र की बात करें तो गंभीर आपके पास करौली, स्वाईमाधोपुर और भरतपुर की तरफ से बहती है, क्या अंदर बहती है भाई। बाणगंगा की बात करें तो ये आपके पास जयपुर, दौसा, भरतपुर में है। और पार्वती की बात करें तो ये करौली, धौलपुर में है और साबी जयपुर, अलवर में होती है। तो ये तो अपने पास सरल है, इनको याद भी कर लेना, लेकिन आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि वहां पे आप कंफ्यूजन में आ जाओगे जल्द ही। तो ये याद रख लेना क्षेत्र थोड़ी सी अच्छे से। राजस्थान के निम्नांकित जिलों में लाल सोम के बारे में बहुत बातें हो चुकी है अपनी, है ना। वो आपके पास बांसवाड़ा, डूंगरपुर में पाई जाती है। इसका कारण सहित मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी भी यहाँ पे भी थोड़ी सी बात बता देता हूँ क्यों। देखो, डूंगरपुर, बांसवाड़ा की बात करें तो दक्षिणी राजस्थान के इस हिस्से में मक्का की खेती के लिए उपयुक्त लोह तत्व की प्रधानता वाली लाल लोम मिट्टी की प्रचुरता में पाई जाती है। यानी यहाँ की जो मिट्टी है उसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है, लोहे की मात्रा अधिक होती है। और लोहा जब अपने पास मिट्टी से क्या करता है? रिएक्शन करता है, तो वो लाल रंग की दिखाई देती है। आप देख लेना अपने पास लोहे को। जयपुर, दौसा की बात करें तो क्या है? जयपुर में बात करें तो इस क्षेत्र में मुख्यतः कच्छारी या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो कृषि के लिए सर्वाधिक उपजाऊ होती है।
उदयपुर कोटा की बात करें तो कोटा संभाग हाड़ौती में मुख्यतः मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है जो कि कपास और सोयाबीन के लिए उत्तम है। और भीलवाड़ा अजमेर की बात करें तो इसमें मिश्रित लाल, पीली और भूरी रेतीली मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। तो ये क्षेत्र और इनसे संबंधित मिट्टी को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, पक्का प्रश्न आएगा। राजस्थान का वह भौतिक भूभाग जो वायु अपर्दन से आप जानते हो, यानी वायु से कटाव कहाँ पे होता है अधिक। सीधी सी बात है, जहाँ पे अपने पास मिट्टी होगी वहाँ मिट्टी से जो बालू मिट्टी होगी जो हवा में उड़ सकती है वहीं पे होगा। तो ये आपके पास क्या है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। जो प्रदेश का मतलब अपना जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है ना, अपना भौतिक प्रदेश है, वहाँ पे है। तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी मैदान क्या है भाई। यहाँ नदियों की प्रधानता के कारण मुख्य रूप से जल अपर्दन होता है। तो सीधी सी बात है, याद रखना, जल अपर्दन कहाँ की समस्या है, पूर्वी मैदान की है। उत्तरी पश्चिम मरुस्थल के बारे में बात हो चुकी है भाई, ये छोड़ो। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की बात करें तो चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों के कारण यहाँ बीहड़ और भारी जल अपर्दन देखने को मिलता है। और अरावली मध्यवर्ती क्षेत्र की बात करें तो पथरीला और पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ वनस्पति के आवरण के कारण वायु अपर्दन की दर बहुत कम है। वायु अपर्दन अपने पास अरावली पर्वत क्षेत्र में नहीं मिलेगा भाई, आपको अपर्दन मिलने के चांस कम है अरावली क्षेत्र में। अच्छा, सिरोही जिले में तीव्र ढाल वाली युक्त जो कटी फटी पहाड़ियां हैं, इनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, भोराट है, भाखर है, उपरमाल है, गिरवा है, उसको भाकर कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, भाकर कहते हैं। सिरोही में जो कटा फटा क्षेत्र है अरावली का, उससे भोराट क्या है फिर, तो भोराट आपके पास कुंभलगढ़, राजसमंद और गोगुंदा उदयपुर के मध्य स्थित ऊंचे पठारी भाग को क्या कहते हैं, भोराट का पठार कहते हैं। भाकर अभी पढ़ लिया भाई। इसके बाद में बात करें तो क्या है, जो उपरमाल है, चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़ से लेकर भीलवाड़ा के बिजोलिया तक फैले पठारी भूभाग को उपरमाल कहते हैं। और गिरवा आप सभी जानते हो, उदयपुर शहर के चारों ओर स्थित तस्तरी नुमा पहाड़ियों की श्रृंखला को स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की वानिकी और जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है, जल संरक्षण है, वृक्षारोपण है, बाढ़ नियंत्रण और जैव विविधता संरक्षण। तो इसमें आपके पास बाढ़ नियंत्रण का कार्य ये नहीं करते हैं, यानी राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना के तहत बाढ़ नियंत्रण का कार्य नहीं होता है, उसकी देखरेख नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो 30 अपने पास ये प्रश्न यहाँ पे रह गया भाई। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए और दिए गए कोट्स का सही चुनाव करना है। तो अभी मिला देते हैं भाई, इसको चुनाव कर लेना है, कर देंगे, अपनी चिंता मत करो, प्रश्न पीछे रह गया तो कोई बात नहीं है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो कैसा क्षेत्र है भाई वो, तो वो आपके पास है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, वो अति आर्द्र में आता है। मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो ये उपाद्र में आता है। और उत्तर पश्चिमी बात करें तो ये आपके पास क्या आता है, शुष्क में आता है। और पूर्वी मैदान आपके पास आर्द्र में आता है। अब थोड़ी सी बात मैं वैसे समझा देता हूँ। ये अपना राजस्थान है, ये इस तरीके से समझ में आने वाला है आप लोगों को। मेरा राजस्थान थोड़ा बढ़िया नहीं बनता क्या, चलिए आप थोड़ी सी बातें कहोगे सर राजस्थान थोड़ा बढ़िया बनाया करो। हाँ देखो ये अपने पास राजस्थान आ गया है ना, ये लो इतना ही बनेगा भाई मेरे से, तो राजस्थान इतना बना देते हैं ना, तो ये राजस्थान बना दिया मैंने, ये अपना राजस्थान है। अगर मैं बात करूं आपके पास तो इस क्षेत्र को अपन अरावली से ऐसे काट देते हैं। अब क्या कह रहा है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश ये रहा भाई, ये जो क्षेत्र है वो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश होता है। तो यहाँ पे अपने एक रेखा और खींचते हैं, इसको कह देते हैं पूर्वी मैदान। ये क्या कह देते हैं भाई, पूर्वी मैदान कह देते हैं। पूर्वी मैदान में ये सभी थोड़ा आता है, तो इसको कह देते हैं। तो ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे वर्षा अधिक, जो वर्षा है वो सबसे अधिक होती है, और वर्षा सबसे अधिक होगी, इसका मतलब आपके पास यहाँ पे ये जो है अति आर्द्र क्षेत्र में आएगा, अति आर्द्र में आता है, आएगा कि नहीं, बिल्कुल। अब पूर्वी मैदान है, ये अरावली के इस तरफ है, तो इस तरफ की बात करें तो ये जो क्षेत्र है, ये अरावली के इस तरफ वाला जो क्षेत्र है वो अपने पास वर्षा प्राप्त करता है, अधिक वर्षा, ज़्यादा नहीं, मतलब अत्यधिक नहीं, अधिक वर्षा प्राप्त करता है भाई, ये भी अधिक। लेकिन इसको अपन अति आर्द्र में नहीं कहेंगे, अति आर्द्र में नहीं, इसको केवल आर्द्र भूमि में आर्द्र कहेंगे भाई। आर्द्र जो क्षेत्र है वो पूर्वी मैदान होता है। अब मध्यवर्ती अरावली की बात करें तो आपके पास क्या आ जाती है, मध्यवर्ती अरावली की बात करें तो ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ का ये जो बीच वाला क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है जहाँ जिसमें अपने जयपुर है, झुंझुनू है, जो अपने बीच के जिले आ जाते हैं, अजमेर है, वहाँ पे बात करें तो ये आपके पास उपाद्र भूमि में उसमें वर्षा प्राप्त करते हैं। और पूर्वी में अपने पास ये शुष्क है ही, पूर्वी मैदान मैंने बता दिया है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है भाई।
नेक्स्ट बात करें तो निम्न में से कौन से जिले का युग्म राजस्थान के कत्था अकेशिया कटेचू का मुख्य उत्पादक है? सीधी सी बात है, उदयपुर जो क्षेत्र है ना, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, ये आपके पास क्या है, इसके लिए कत्था उत्पादन के लिए जाना जाता है। और कथोड़ी जो जनजाति है ना, कथोड़ी जो जनजाति है वो इसका अपने पास उत्पादन करती है, किसका, कत्थे का। तो याद रख लेना भाई, कथोड़ी जनजाति। एशिया की ऊन की सबसे बड़ी मंडी कहाँ, बीकानेर में है भाई, तो ये तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। बाकी ये देख लेना कौन कौन से क्षेत्र कहाँ कहाँ पे क्या क्या फेमस है वहाँ पे, तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि रिवाइज हो चुका भाई। नेक्स्ट है, राठी नस्ल को दूध देने के अग्रणी होने के कारण क्या कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु, थार की गाय, मरुस्थल की सानोरी। तो राठी गाय को अपने पास थार की, राजस्थान की क्या कहते हैं, कामधेनु कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि ये दूध बहुत मात्रा में देती है। अब कामधेनु अपने पास क्या है, जो दूध ज़्यादा देती है उसे कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं राजस्थान की कामधेनु। अब थोड़ी सी बात करते हैं, क्या है, देखो राजस्थान की कामधेनु की बात करें तो राठी नस्ल मुख्यतः उत्तर पूर्वी राजस्थान में, अगर मैं बात करूं आपके पास ये राजस्थान अपने पास, फिर मैं ये छोटा सा बना देता हूँ, ये तो अपने पास ये जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है जो अपने पास कहाँ हरियाणा से सीमा बनाता है ना, हरियाणा से सीमा बनाता है, वहाँ पे अपने पास राठी गाय क्या है जो नस्ल पाई जाती है और अत्यधिक दुग्ध उत्पादन क्षमता के कारण इसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। थार की गाय की बात करें तो थारपाकर नस्ल को थार की मुख्य गाय माना जाता है, जो मुख्य रूप से बाड़मेर जैसलमेर में होती है। तो थार गाय कहाँ पाई जाती है, थार किसकी प्रजाति है, किसकी नस्ल है, गाय की नस्ल है, और कहाँ, बाड़मेर जैसलमेर में पाई जाती है। मरुस्थल की सान बात करें तो यह एक सामान्य विशेषण है जो ऊंट या खेजड़ी के लिए होता है। और सुहालक गाय की बात करें तो नागौरी नस्ल के बैलों का मूल स्थान नागौर का सुहालक प्रदेश राठी नहीं है। तो नागौरी नस्ल के बैल जो होते हैं वो सुहालक होते हैं, सुहालक गाय मानी जाती है। तो ये याद रखना भैया आप लोग, है ना, ये छोटी छोटी बातें। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय है? तो पशुओं की चराई को नियंत्रित करना, बिल्कुल सही बात है। सिंचाई के साधनों का विकास किया जाए, ये बिल्कुल सही बात है। और वनों की अनियंत्रित कटाई पर रोक लगानी चाहिए, इस तीनों हैं भाई, ये तो आप कर दोगे। नेक्स्ट है, कोतवार का पठार कहाँ स्थित है? अरावली के उत्तरी पूर्वी छोर पर है भाई, बिल्कुल सही है, ये अरावली के उत्तरी पूर्वी छोर पे स्थित है। मालवा के पठार पर, छप्पन के मैदान में नहीं है भाई, लाठी सीरीज में नहीं। क्या है ये, अभी बात कर लेते हैं। देखो अरावली के उत्तरी पूर्वी छोर की बात करें तो उत्तरी पूर्वी अरावली के अग्रभागों में मुख्यतः दिल्ली और हरियाणा की बात कर रहा हूँ कि सीमा के पास कोतवार के पठार का विस्तार माना जाता है, दिल्ली और हरियाणा के पास, दिल्ली हरियाणा ध्यान में रखना। अच्छा, मालवा के पठार की बात करें, दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती के पठार का विस्तारित हिस्सा है जो मध्य प्रदेश से जुड़ता है। मालवा का पठार याद रख लेना कहाँ पे है। छप्पन के मैदान को आप जानते हो, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच छप्पन नदी नालों का जो समूह, गांवों का समूह, वो अपने पास क्या होता है, छप्पन का मैदान होता है। लाठी सीरीज ये जैसलमेर पोखरण से मोहनगढ़ तक फैली एक भूमिगत जलपट्टी है, जहां पर अपने पास उसके ऊपरी हिस्से पे सेवण घास उगती है जो कि बहुत ही पौष्टिक होती है ना। ये बातें थोड़ी सी बोल रहा हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनघनत्व 200 है, तो 2001 में जनघनत्व कितना था? 2001 की बात करें कितना अधिक है भाई, कितना अधिक है? तो 2001 में अगर जनघनत्व है वो अपने पास 165 था, अब 200 है, तो इसमें से घटाएंगे तो 35 आ जाएगा भाई, आप देख लेना, ये तो बहुत ही सरल था। नेक्स्ट बात करें, मकराना में मिलने वाला विश्व प्रसिद्ध संगमरमर किस किस्म का है? डोलोमाइट है, कैल्साइट है, सिलिसियन है और कार्बोनाइट है। तो वो कैल्साइट किस्म का है जो अपने पास है। मकराना में संगमरमर निकलता है वो किस प्रकार के का होता है भाई, किस किस्म का? कैल्साइट किस्म का है। कैल्साइट अपनी धातुई नाम जिसको कहते हैं धात्विक। डोलोमाइट कहते हैं तो इस किस्म के संगमरमर में मैग्नीशियम की मात्रा अत्यधिक होती है जो राजसमंद और अलवर के कुछ भागों में मिलता है भाई। डोलोमाइट याद रख लेना कौन सा। कैल्साइट की बात करें तो मकराना का संगमरमर शुद्ध कैल्साइट किस्म का है जिसमें 98% से अधिक कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसी कारण यह लंबे समय तक पीला नहीं पड़ता है और ताजमहल इसी से बना है। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट अगर मैं बात करूं तो अपने दांतों की एक बात बता देता हूं, विज्ञान का प्रश्न कि दांतों में भी अपने कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो कि अपने बहुत ही कम रेयर कंडीशन में सफ़ेद होते हैं, पीले पड़ते हैं। वो तो कोलगेट ही नहीं करेंगे जना पीला ही पड़ेगा, है कि नहीं है। लेकिन ये ध्यान में रखना भाई, अगर सिलिशियम की बात करें तो ये क्या है, ये सिलिका युक्त पत्थर की श्रेणी है जिसका उपयोग कांच उद्योग में अधिक किया होता है। और कार्बोनाइट की बात करें तो ये संगमरमर की कोई प्रमाणिक भूवैज्ञानिक किस्म नहीं है। तो ये ध्यान में रखना है, कार्बन इसको तो छोड़ देना, बाकी ये इंपॉर्टेंट बात है, इनको ध्यान में रखना। अच्छा, 10वां गुलाब की खेती जिसे चैती गुलाब कहा जाता है राजस्थान के किस जिले में होता है? राजसमंद में होता है और नाथद्वारा में होता है। राजसमंद और नाथद्वारा, ये खमनौर और नाथद्वारा दोनों ध्यान में रखना भाई।
ये ध्यान में रखना, ये अति उत्तम किस्म का गुलाब होता है, देने की नौबत नहीं आनी चाहिए अभी, क्योंकि अभी तो पढ़ना है। हस्तकला का प्रमुख तीर्थ स्थल किस नगर को कहा जाता है? हस्तकला जयपुर में बहुत होती है, तो जयपुर को ही कहा जाता है, और ये याद कर लेना। चलो आप लोग, चलो समझा देता हूँ कि जयपुर को क्यों कहा जाता है। जयपुर में क्या ब्लू पोटरी होती है, मीनाकारी होती है, रत्न आभूषण होते हैं, बंधेज जैसी अनेकों काम हस्तकलाओं की प्रधानता के कारण हस्तकला का तीर्थ कहा जाता है जयपुर को। बीकानेर क्या है? उस्ता कला है, ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी जिसको कहते हैं, और मथुरन कला के लिए जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ ये जाजम प्रिंट, बस्सी की कावड़ कास्ट कला के लिए प्रसिद्ध है, और अजमेर आपके पास गोटे के काम और सूफी संस्कृति का मुख्य केंद्र रहा है। तो ये भी अच्छी बात है भाई, अच्छी बातें हैं। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। सिलिका रेत बारोदिया, अब्रक भुनास, पायराइट्स उमरा और हीरा केसरपुरा। तो इसमें अगर अपन बात करें तो सिलिका जो रेत है वो बारोदिया में है, अब्रक भुनास में है, और पायराइट्स वो उमरा में नहीं है भाई, है ना। ये स्थानों के नाम है भाई, ये क्या है? ये स्थानों के नाम है, स्थान। और ये अपने पास वो जो अपने धात्विक जो खनिज है उनके बारे में। हीरा केसरपुरा बिल्कुल सही है। तो कहाँ पे है देखो, बात करते हैं। सिलिका रेत बारोदिया, बूंदी का बारोदिया क्षेत्र सिलिका सैंड के उत्पादन के लिए जाना जाता है, और अब्रक भुनास, भीलवाड़ा का भुनास क्षेत्र अब्रक माइका जिसको अपन कहते हैं ना, कि खदानों के लिए प्रसिद्ध है। और पायराइट्स की बात करें तो देखो इसमें उमरा पायराइट्स का मुख्य उत्पादक क्षेत्र अगर बात करें तो सलादीपुरा है भाई। ये छोड़ यहाँ से पायराइट्स का मुख्य उत्पादक जो क्षेत्र है वो सलादीपुर सिक्कर है, और उमरा है वो यूरेनियम के भंडारों के लिए जाना जाता है। उमरा कहाँ पे? उदयपुर वाटी में, उदयपुर वाटी बोल रहा हूँ, बोलो उदयपुर में, जिले की बात कर रहा हूँ भाई। हीरा केसरपुरा की बात करें तो प्रतापगढ़ का केसरपुरा क्षेत्र राजस्थान के हीरे की खोज व खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये छोटी छोटी बातें तो याद तो करनी पड़ेगी भाई। अच्छा, नेक्स्ट बात करें, सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित जिलों का कौन सा सुमेलन कूट सत्य है? अच्छा, कूट सत्य की बात करें तो अच्छा इनमें से बात करनी है तो सोम कमला अंबा आपके पास डूंगरपुर में, ये रहा डूंगरपुर। सोम कागदर की बात करें तो ये आपके पास उदयपुर में है, तो ये ध्यान में रखना। और इंदिरा लिफ्ट की बात करें तो ये आपके सवाईमाधोपुर में है, जो संबंधित जिला है सिंचाई परियोजना से। इंदिरा लिफ्ट कहाँ पे है? सवाईमाधोपुर में। और परबन लिफ्ट आप जानते हो 12 में है। तो अब आप अपने ऑप्शन है वो देख लेना और कर लेना भाई। अब इसके बाद में बात करें नेक्स्ट क्या, राजस्थान में ऊन की प्रचुर मात्रा को देखते हुए किस स्थान पर केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर टोंक में है, मालपुरा टोंक में, एक ही बात है, ध्यान में रखना। अविका नगर टोंक आए तो अविका नगर टोंक ही करना है, मालपुरा नहीं करना है। लेकिन अविका नगर नहीं आए तो मालपुरा भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर, हाँ, विदेशी मेंढे तैयार करने, मेंढे मतलब जो भेड़ो है ना, भेड़ का जो पुरुष रूप होता है वो होता है, का प्रजनन केंद्र कहाँ खोलने गए हैं भाई? तो ये आपके पास है कहाँ? भीलवाड़ा, जयपुर, चूरू और झुंझुनू में खुले हैं भाई। तो ये ध्यान में रखना, जो विदेशी मेंढे है ना, इनके लिए कहाँ पे जो प्रजनन केंद्र वो खोले जा रहे हैं? भीलवाड़ा, उदयपुर, चूरू और झुंझुनू में खोले जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करें तो क्या रखा, केंद्रीय थर्मल पावर जो प्रोजेक्ट्स है में से किस में राजस्थान का अंश सही अंकित है भाई? तो अगर बात करें तो सिंगरौली थर्मल पावर प्रोजेक्ट 10.5 है, रेहंद थर्मल पावर प्रोजेक्ट की 8.5 है, उरैया थर्मल पावर प्रोजेक्ट 15.16 है, और अंता गैस थर्मल पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो ये सही है भैया। आपके पास जो ये है ना, यहाँ से आपको 19.18% जो ऊर्जा है वो मिलती है, प्रोजेक्ट्स में जो पावर है वो मिलती है। बाकी इनमें थोड़ा गड़बड़ी है, मैं अभी करवा देता हूँ सही। सिंगरौली थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ? उत्तर प्रदेश में। इस संयंत्र की कुल क्षमता में से राजस्थान को लगभग 15% बिजली है वो आवंटित की जाती है भाई, तो थोड़ा सा ध्यान में रखें ना। फिर रेहंद थर्मल पावर प्रोजेक्ट यानी उत्तर प्रदेश में, ये भी इसकी बात करें तो इस पावर स्टेशन में विभिन्न चरणों की जो स्टेज 1, 2, 3 है को मिलाकर राजस्थान की कुल औसत हिस्सा लगभग 9.5 से 11.5% के बीच रहता है। और उरैया गैस पावर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये गैस आधारित पावर प्लांट है, इसमें आवंटित जो हिस्सा है लगभग 9.32% है, और राजस्थान में अपने पास दिया हुआ है, तो आप ये देख लेना। ये 9.18, 9.81, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो कोई घबराने की बात नहीं है भाई कि यहाँ पे सर 19.81 हो गया, तो ये आप देख लेना, आप ये 19.18 वो यहाँ पे कर लेना। अब ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि किससे क्या मिलता है राजस्थान को। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में राजस्थान के किस क्षेत्र में पोटास के बड़े भंडारों की खोज की गई है? गंगानगर नागौर बेसिन, बीकानेर जोधपुर बेसिन है, सीकर चूरू बेसिन है। तो ये आपके पास गंगानगर नागौर बेसिन में पोटास के जो अपने पास विशाल भंडार है वो खोजे गए हैं। देखो बात करते हैं,
नागौर बेसिन की बात करें तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इस बेसिन के अंतर्गत आने वाले श्री हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, बीकानेर है, नागौर के हिस्सों में जमीन के नीचे गहरे पोटास के विशाल भंडार मिले हैं। और बीकानेर की बात करें तो बीकानेर जोधपुर की बात करें तो यह मुख्य रूप से लिग्नाइट कोयला और बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। सिक्कर चूरू में बात करें तो सिक्कर का सलादीपुरा पायराइट्स के लिए और चूरू का सुजानगढ़ क्षेत्र अन्य खनिजों के लिए जाना जाता है। और बाड़मेर जैसलमेर बेसिन की बात करें तो यह कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और बेंटोनाइट के उत्पादन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। तो ये स्क्रीनशॉट लेने वाली बातें हैं मेरी जो बता रहा हूँ। राजस्थान के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बायोडीजल की स्थापना कहाँ की गई है, तो इसमें अगर अपन बात करें तो ये आपके पास उदयपुर जिले में की गई है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बायोडीजल की स्थापना बात करते हैं तो जोधपुर क्या भाई, ये शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी और काजरी स्थित है जोधपुर में, तो ये तो ध्यान में रखना। उदयपुर में बात करें तो जेट्रोफा रतनजोत की खेती और उससे बायोडीजल बनाने की जो अपार संभावनाओं को देखते हुए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बायोडीजल स्थापित किया गया है, तो ये ध्यान में रखना भाई, ये नाम आ सकता है प्रश्न बाधे कहोगे। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में कितने स्तर की पद्धति अपनाई गई है? 3 स्तर की जो पद्धति है, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति और जिला परिषद है, तो ये आपके पास 3 स्तरीय हो जाएंगे भाई। लेकिन बात करते हैं थोड़ी सी इनके बारे में, कौन सी कमेटी थी भाई। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुरूप राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को अपनाया गया है। ये नाम याद रखना, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय के कुत्ते, वो वाली बात है भाई, तो ध्यान में रखना। ये नहीं है मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ, कहीं दिल पे ले लो। 2 स्तर की बात करें तो अशोक मेहता द्विस्तरीय की, तो अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी, लेकिन जिसे राजस्थान ने स्वीकार नहीं किया था। तो द्विस्तरीय से जो अपने पास अपने राजस्थान में जो है चुनाव व्यवस्था, उसके लिए अशोक मेहता समिति ने सिफारिश की थी। तो ये भी जो प्रश्न है वो आता रहता है भाई। नेक्स्ट बात करें तो राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम निम्न में से किस संघ का निर्माण, ये बता सकते हो। अब इसके बारे में बहुत बातें हो चुकी है भाई। मत्स्य संघ आया था पहले, उसके बाद में राजस्थान संघ आया था, उसके बाद में संयुक्त राजस्थान संघ आया था, उसके बाद में व्रत राजस्थान आया था, उसके बाद में संयुक्त व्रत राजस्थान आया था, उसके बाद में राजस्थान आया था, और उसके बाद आधुनिक राजस्थान आया था। तो ये सारी बातें मैंने समझा दी है, कौन से क्या किस कारण से मिले थे। थोड़ा सा और बता देता हूँ, अगर नहीं पहले क्लास नहीं देखी है तो जो मत्स्य संघ था ना, ABCD को मिलाकर किया गया था, तो मत्स्य संघ सबसे पहले बनाया, इसके बाद में राजस्थान संघ बना दिया गया, और इसके बाद में अपने पास संयुक्त राजस्थान बनाया गया, संयुक्त राजस्थान आ गया, इसके बाद में व्रत राजस्थान आ गया, है ना। ये व्रत राजस्थान कर लेते हैं, मैं बताऊंगा कैसे कैसे बने भैया, क्योंकि सारी डिटेल तो बता नहीं पाऊंगा मैं यहाँ पे। तो व्रत राजस्थान मैं बता देता हूँ भाई, है देख लेना आप लोग किस तरीके से व्रत राजस्थान। अब इसके बाद में संयुक्त व्रत राजस्थान, संयुक्त व्रत राजस्थान ये बनाया गया था, इसके बाद में राजस्थान हो गया था, इसके बाद में आधुनिक राजस्थान हो गया था। अब कैसे कैसे बने थे, तो सबसे ये अलग बना था, ये अलग बना था, समझ में आ गई बात। अब ये अपने सबसे पहले 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे। फिर क्या हुआ कि अपने पास ये संयुक्त राजस्थान बनाया गया था ना, इस राजस्थान संघ में जो 9 रियासतें थी और जो अपने ठिकाने थे, 3 ठिकाने थे, उनमें उदयपुर को और मिला दिया भाई, उदयपुर को मिला दिया तो बन गया संयुक्त राजस्थान। अब अपने पास व्रत राजस्थान क्या होता है कि ये जो संयुक्त राजस्थान है ना, इसमें 4 जो बड़ी रियासतें थी, देखो बाकी मैं अभी समझा नहीं पाऊंगा, क्लास काफी बड़ी हो गई है। JJB यानी बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर और बीकानेर, 4 बड़ी रियासतें जब अपने संयुक्त राजस्थान में मिली तो वो व्रत राजस्थान हो गया। अब संयुक्त व्रत राजस्थान की बात करें तो इस व्रत राजस्थान में आपके पास मत्स्य संघ को जोड़ दिया गया, तो ये आपके पास संयुक्त व्रत राजस्थान आ गया। इसके बाद में अपने पास कुछ हिस्से ऊपर नीचे किए गए थे, याद आ रहा है, अजमेर, अपने पास अजमेर को इसमें शामिल किया गया था, मध्य प्रदेश को सुनेल टप्पा उस क्षेत्र में है ना, सिरोही का कुछ हिस्सा, वो सारे अपने, और अंत में यहाँ पे अपने पास सिरोही का जो क्षेत्र था ना, वो अपने अंत में आधुनिक राजस्थान में शामिल किया जाता है। तो इस तरीके से ये अपने पास, इसके बाद में जो राजस्थान नाम है वो एक हो गया था, तो ये सारे चरण आ जाते हैं। बाकी आप देख लेना भाई, नहीं तो क्लास काफ़ी बड़ी हो गई है फिर ही वैसे भी। राणा सांगा ने बाबर की सेना को निम्न में से किस युद्ध में हराया था, तो एक ही युद्ध जीता था बाबर से राणा सांगा ने। कौन सा सर? बयाना का युद्ध जीता था, तो बयाना के युद्ध में हराया था उन्होंने, ये 1527 में हुआ था, है ना। छोटी सी बात ध्यान में रख लेना। चलिए मैं इतिहास बता देता हूँ थोड़ा सा। खानवा के युद्ध में क्या हुआ था, राणा सांगा वो हार गए थे, मार्च में हुआ था।
हुए ऐतिहासिक युद्ध में बाबर ने बारूद और तुलुगमा पद्धति का प्रयोग कर राणा सांगा को पराजित किया था और इसी में उसने अपने पास जिहाद का नारा दिया था बाबर ने। पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करें तो 1526 में हुए युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत पर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया है पानीपत के प्रथम युद्ध में। चंदेरी का युद्ध क्या था भाई, तो इसमें बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था भाई, बाबर ने ही पराजित किया मेदिनी राय को, जो राणा सांगा का प्रमुख सहयोगी था। और बयाना के युद्ध में बात करें तो ये फरवरी में हुआ था। खानवा के युद्ध से ठीक पहले 1 महीने पहले बयाना भरतपुर में युद्ध में राणा सांगा की सेना ने बाबर की मुगल सेना को पूरी तरह खदेड़ा और पराजित किया था। लेकिन फिर बाबर अपनी तैयारी के साथ आता है और 1 महीने के बाद में ही वो उसे हरा देता है। देखो बाबर की चालाकी देखो कितने थी वे। इसके बाद नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो आचार्य जेबी कृपलानी है भाई, ये जेबी कृपलानी जी थे, उन्होंने उद्घाटन किया था। चलिए मैं डिटेल बताता हूँ इन चारों के बारे में कौन है। आचार्य जेबी कृपलानी की बात करें तो उदयपुर के शाहपुरा कैंटमेंट क्षेत्र में आयोजित मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता आचार्य जेबी कृपलानी ने किया है। और विजय लक्ष्मी पंडित कौन है भाई, पंडित नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित भी इस अधिवेशन में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुई थी। तो याद रख लेना कौन से प्रजामंडल के उद्घाटन में जवाहरलाल पंडित जी की बहन है वो शामिल हुई थी, तो वो हुई थी आपके पास है मेवाड़ प्रजामंडल में। माणिक्यलाल वर्मा की बात करें तो प्रजामंडल के मुख्य संस्थापक और अधिवेशन के मुख्य सूत्रधार थे, जिन्होंने मेवाड़ में जन जागृति फैलाई है। बलवंत सिंह मेहता कौन है, अभी बात करके आए हैं। हाँ, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे, जिनके स्थान पर प्रजामंडल की शुरुआती गतिविधियां संचालित तो होती थी। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो क्या आता है, मंडोर के किस प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से बदलकर मेड़ता स्थापित कर ली थी, तो वो थे नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम के बारे में याद रख लेना भाई, प्रश्न पक्का पूछ सकते हैं। थोड़ी सी अपने इतिहास पढ़ लेते हैं भाई। रजिल कौन है, हरिश्चंद्र के पुत्र, 4 पुत्र थे हरिश्चंद्र के, है ना। इनमें से रजिल जो थे, जिन्होंने मंडोर को अपनी शक्ति का प्रारंभिक केंद्र है वो बनाया था और राजसूय यज्ञ किया था। ये नाम याद रखना भाई, राजसूय यज्ञ किसने किया था, रजिल ने किया था। हरिश्चंद्र के 4 पुत्रों में से एक था। नागभट्ट प्रथम की बात करें, इन्होंने गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और अपनी राजधानी को मंडोर से बदलकर मेड़ता नागौर स्थानांतरित किया। बाद में वे जालोर भीनमाल की तरफ बढ़े थे। सिलूक की बात करें, कौन है, मंडोर वंश के एक शासक जिन्होंने वल्ल देश के राजा को हराया था, तो ये भी ध्यान में रखना। और ककूक की बात करें तो आपके पास मंडोर के प्रतिहार शासक जिन्होंने गठियाला के शिलालेख 861 ईस्वी उत्कीर्ण करवाए थे, जो प्रतिहारों के इतिहास के मुख्य स्रोत है। तो ये भी ध्यान में रखना, ककूक और सिलूक, ये चारों के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। भवाई नृत्य के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो बात करें तो यह उदयपुर संभाग में बसने वाली भवाई जाति का नृत्य है, बिल्कुल है भाई। और इसमें सिर पर 7-8 मटके रखकर नृत्य किया जाता है, ये भी सही बात है। गिलास पर नाचना, जैसे अपने पास गिलास उल्टा रख दिया उस पर नाचना, अपने थाली के किनारों पे नृत्य करना और तलवारों की धार पर नृत्य करना आदि कलात्मक, ये इनकी विशेषता है भाई भवाई नृत्य की। यह नृत्य उदयपुर में 13 मंजीरों की सहायता से 13 तरह की भंगिमाओं के साथ किया जाता है। इसके पास गलत है भाई, क्योंकि आप जानते हो 13 ताली नृत्य रामदेव जी से जुड़ा हुआ जैसलमेर से, तो ये ध्यान में रख लेना भाई। हाँ, इसके बाद में बात करते हैं लोक नृत्य और जनजाति का कौन सा समूह युग्म सुमेलित है। मावलिया नृत्य कथोड़ी जनजाति, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए। मौर्य नृत्य ग्रास्य जनजाति है। रतवई नृत्य भीलोका और द्विचक्री नृत्य भीलोका। तो इसमें अगर अपन बात करें तो ये जो रतवई नृत्य है ना, ये भीलोका नहीं है भाई, ये किसका है, ये मेव जाति द्वारा किया जाता है। कहाँ किया जाता है अभी बता देता हूँ मैं सारी डिटेल। देखो, मावलिया नृत्य कथोड़ी जनजाति, कथोड़ी पुरुष नवरात्र के दिनों में मावलिया नृत्य करते हैं। कथोड़ी जनजाति उदयपुर में ज्यादा है। मौर्य नृत्य ग्रास्य जनजाति का, ग्रास्य पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के बाद यह नृत्य किया जाता है। और रतवई नृत्य भीलों का नहीं है भाई, रतवई नृत्य अलवर भरतपुर मेवात क्षेत्र की मेव जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, भीलों द्वारा नहीं किया जाता है। और द्विचक्री नृत्य भीलों का विवाह के अवसर पर भील पुरुषों और महिलाओं द्वारा जो 2 वर्ताकार घेरे बनाकर द्विचक्री नृत्य किया जाता है। तो ये बढ़िया प्रश्न है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। घोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा है, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर है,
चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर और चंद्र प्रभु का मेला जयपुर में नहीं है भाई। चंद्र प्रभु कौन? अपने जैन धर्म के क्या है 8 तीर्थंकर है। तो ये उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। इनके बारे में तो बता दिया, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो घोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा चैत्र अमावस्या, नाम याद रखना कब जो समय है, चैत्र अमावस्या को बांसवाड़ा में यह प्रसिद्ध मेला बढ़ता है जिसे भीलों का कुंभ भी कहते हैं, याद रखेंगे भाई। मेवाड़ महोत्सव की बात करें तो उदयपुर पर्यटन विभाग द्वारा उदयपुर में बसंत ऋतु के स्वागत में ये महोत्सव मनाया जाता है। चुंगी तीर्थ के बारे में अपनी बात हो चुकी है, अपने ऋषि के बारे में बात करी थी अपने, हाँ जो चवंद ऋषि थे उनके बारे में। जैसलमेर में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी का ये प्रसिद्ध मेला लगता है, इसके बारे में अपनी पूरी व्याख्या कर चुका हूं मैं पहले। चंद्र प्रभु है भाई, ये जयपुर में नहीं है। जैन धर्म के 8 तीर्थंकर भगवान चंद्र प्रभु का प्रसिद्ध मेला तिजारा खेरतल तिजारा है, जो पूर्व में अलवर जिले में था, लगता है, याद कर लेना इन चीजों को। अच्छा, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल संबंध है भाई? अलवर में है, आप सभी जानते हो, कोई दो राय नहीं, बहुत ही सरल है। लेकिन बात करते हैं अलवर, जो मुंडावर अलवर के नवाब अली बख्श के समय इस लोक नाट्य विधा का जन्म हुआ। इसे अहिरवाटी की बोली का, इसमें क्या है अहिरवाटी बोली का प्रयोग किया जाता है। कौन से में? अपने पास अलवर में जो क्या है अली बख्शी जो ख्याल है उसमें। करौली की बात करें तो करौली और सवाई माधोपुर क्षेत्र में कन्हैया ख्याल और हेला ख्याल के लिए अधिक जाना जाता है। कौन से? अपने पास सवाई माधोपुर और करौली क्षेत्र को। चित्तौड़ की बात करें तो तुर्रा कलंगी ख्याल के लिए पूरे राजस्थान में विख्यात है। और अगर बात करें चिड़ावा की तो चिड़ावा का तो आप शेखावाटी ख्याल प्रसिद्ध है, जिनके लिए मुख्य कलाकार नानू राम और दूलिया राणा हैं। ये बहुत अच्छी ये प्रश्न है ना, बड़े गहराई के हैं भाई, पूछे जाएंगे आप लोगों से। अच्छा, दुसरुलक क्या है भाई? दुसरुलक की बात करें तो क्या है? ये आपके पास पैर का आभूषण नहीं है, हाथ का आभूषण नहीं है, कान का आभूषण है, गले व छाती का आभूषण है भाई। क्या है? गले व छाती का आभूषण है। इसमें बात करें तो पैर के आभूषणों में बात करें कड़ा, पाजेब, नेवरी, बिछिया और लच्छे, ये आप जानते हो। हाथ के आभूषणों में बात करें तो मोकड़ी है, मुछिया है, गजरा है, गोखरू है, हथफूल धारण किए जाते हैं। अगर कान के आभूषण की बात करें तो कान में झुमका है, टोंटी है, अगनिया है, सुरीलिया है, पिपल पन्ना है, पहने जाते हैं। गले व छाती के आभूषणों की बात करें तो पारंपरिक भारी आभूषण और कंठहारों की श्रृंखला में जैसे तिमनिया है, तुलसी है, चंपाकली है, भारी मानला है, जैसे दूसरा या दुसरुलक है भाई। गले और छाती में सौंदर्य को बढ़ावा देने के लिए बढ़ाने के लिए पहनी जाती है भाई। ये आप आभूषण है, लड़कियां याद कर सकते हैं, छोरा में थोड़ी दिक्कत होगी। अच्छा, प्रमुख रासो और रचनाकार का कौन सा युग में असुमेलित है भाई? खुमान रासो दलबत्ती विषय सही है भाई, बिसलदेव रासो नरपति नाल सही है, विजयपाल रासो नल सिंह है, उपयुक्त में से कोई नहीं है भाई, असुमेलित कोई भी नहीं है, सारे सही हैं। चलिए बात करते हैं फिर दलपति विजय, इसमें मेवाड़ के शासकों का इतिहास वर्णित है। किसमें है? खुमान रासों में। पूछे कि कहाँ के शासकों का इतिहास लिखा गया है? मेवाड़ शासकों का। बिसलदेव रासो आप जानते हो भाई। नरपति नाल, इसमें अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव और राजमती की प्रेम कथा है। और विजयपाल रासो की बात करें तो नल सिंह ने लिखी है और इसे करौली के यदुवंशी राजा विजयपाल के युद्धों का सजीव वर्णन किया गया है। तो ये बढ़िया प्रश्न है भाई। अब यहां से आपकी शुरू हो जाती है विज्ञान, तो विज्ञान भी पढ़ लेते हैं, कोई जरूर जल्दी, और थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे, इसमें समझाने वाली बात तो है नहीं, थोड़ी एक्सप्लेन करेंगे तो कर लेंगे। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका कारण क्या है? तो तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा कम होता है? नहीं। तंतु में तारों की अपेक्षा अधिक से अधिक धारा बहती है? नहीं। तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है और धारा प्रवाहित करने में केवल टंगस्टन धातु चमकते नहीं। ये सही है आपका। जो तंतु है ना, उसमें आपके पास प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। चलिए मैं बता देता हूं क्या होता है। तंतु का प्रतिरोध अधिक होना, जूल के तापन नियम H बराबर I2RT के अनुसार उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध के समानुपाती होती है। टंगस्टन तंतु का प्रतिरोध बहुत अधिक होने के कारण वह अत्यधिक गर्म होकर चमकने लगता है, जबकि तांबे के संयोजक तारों का प्रतिरोध कम होने से भी नहीं चमकते हैं। तो ये ध्यान में रखना भाई, पॉइंट अच्छा है। अगर वो नहीं याद कर पाओ ना, ये थ्योरी नहीं पढ़ पाओ तो कोई बात नहीं है, आप ये देख लेना, इसमें जो मैंने जो व्याख्या बताई है समझ लेना। नेक्स्ट बात करें क्या है? साबुन मिले गर्म जल में कपड़े जल्दी साफ होते हैं, इसका कारण क्या है भाई? तो एक बात बता देता हूँ, इसका जो पृष्ठीय तनाव है ना वो होता है। कैसे होता है इसका कारण समझाओ। देखो, संसर्जन बल की बात करें तो क्या है? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को संसर्जन बल कहते हैं।
प्रश्न पूछ सकते हैं भाई यहाँ से संसर्जन बल किसे कहते हैं। एक ही तंतु है, एक ही क्या है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच, एक पदार्थ है आपके पास, उसके बीच में अणु आपस में खींचने लगते हैं, बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, संसर्जन बल कहते हैं। आसंजक जो आसंजक बल है उसे क्या कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला बल, जैसे कपड़े और पानी के बीच का खिंचाव जो होता है उसमें होता है। कोशिकत्व की बात करें तो क्या पतली नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या उतरने की घटना है जो छिद्रों में पानी पहुंचाने में मदद करती है। और पृष्ठ तनाव की बात करें तो क्या है, पानी में साबुन मिलाने और उसे गर्म करने से पानी का पृष्ठ तनाव बहुत कम हो जाता है, और कम पृष्ठ तनाव के कारण पानी कपड़ों के बारीक रेशों और कोनों तक आसानी से फैल जाता है और मैल को तेजी से साफ कर देता है। ये व्याख्या आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर संचालन के लिए आवश्यक है। क्या संचालन के लिए आवश्यक है, तो एक बात बता देता हूं, निवेश एवं निर्गत दोनों परिपथ अग्रदिशी वायसिस होते हैं, नहीं। निवेश तथा निर्गत दोनों परिपथ उत्क्रमित वायसिस होते हैं, नहीं। निवेश परिपथ उत्क्रमित वायसिस तथा निर्गत परिपथ अग्रदिशी वायसिस हो, और निवेश क्या है, परिपथ अग्रदिशी वायसिस या निर्गत परिपथ उत्क्रमित वायसिस हो। तो इसमें आपके पास जो निवेश परिपथ है अग्रदिशी को और वायसिस हो, और वायसिस तथा निर्गत परिपथ है उत्क्रमित वायसिस हो। तो ये थियरी थोड़ी सी बता देते हैं। अगर दोनों अग्रदिशी होंगे तो क्या होगा भाई, इस स्थिति में ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र में चला जाता है और एम्पलीफायर की तरह काम नहीं करता है। ट्रांजिस्टर की अगर दोनों अग्रदिशी होंगे तो, दोनों उत्क्रमित होंगे तो क्या समस्या जाएगी, इस स्थिति में ट्रांजिस्टर कट ऑफ यानी अवरुद्ध अवस्था में होता है, इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, दोनों अगर अपने पास उत्क्रमित हो तो। इसके बाद में बात करें निवेश उत्क्रमित और निर्गत अग्रदिशी को, तो यह सामान्य संचालन के विपरीत स्थिति में है जो व्यवहारिक रूप से उपयोगी नहीं है। निवेश अग्रदिशी हो और निर्गत उत्क्रमित हो तो ट्रांजिस्टर को सक्रिय क्षेत्र में काम करने या प्रवर्धक के रूप में उपयोग करने के लिए हमेशा इनपुट परिपथ के अग्रदिशिक तथा आउटपुट के लिए परिपथ को उत्क्रमित यानी पश्च दिशिक रखा जाता है। तो ये थोड़ी सी बातें ना, देखो थोड़ी सी लेंदी है, लेकिन प्रश्न यहीं से आना है, तो ये थोड़ी सी टफ भाषा है, याद तो करनी पड़ेगी, और याद नहीं करोगे तो चयन कैसे कर लोगे अपना, है ना, चयन भी तो करवाना है अपने को। एक व्यक्ति जो फेनिलकीटोन्यूरिया जो रोग से प्रभावित है, निम्न में से पीड़ित है भाई, तो फेनिलकीटोन्यूरिया नाम याद रखना भाई, वृक्क का फैल हो जाना, यकृत का फैल हो जाना, मानसिक जड़ता और नपुंसकता। इसमें अगर अपन बात करें तो आपके पास मानसिक जड़ता आ जाती है, क्या जाती है, अगर फेनिलकीटोन्यूरिया हो तो। अब वृक्क है यानी किडनी जिसको अपन बोलते हैं, तो इसका फैल होना किस कारण से होता है, उच्च रक्तचाप होता है यानी हाई बीपी, मधुमेह हो सकता है, स्टोन की गंभीर समस्याओं के कारण होता है किडनी फेल हो जाना। यकृत की बात करें तो यह है हेपेटाइटिस संक्रमण या अत्यधिक शराब के सेवन सिरोसिस से होता है, तो यकृत के बारे में याद रखना। मानसिक जड़ता की बात करें तो फेनिलकीटोन्यूरिया एक जन्मजात आनुवंशिक विकार है, इसमें शरीर में फेनिलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी हो जाती है, जिससे फेनिलएलेनिन अमीनो अम्ल टूट नहीं पाता है और मस्तिष्क में जमा होने लगता है, जिससे गंभीर मानसिक मंदता या मानसिक जड़ता आ जाती है। बढ़िया है लाइन। नपुंसकता, इसका संबंध मुख्य रूप से हार्मोनल असंतुलन या जननांगों के विकारों से होता है, न कि अमीनो अम्ल विकार से। तो ये तो छोटी सी बात है, पर ये तीनों ऊपर वाली अच्छी बात है भाई। बायोगैस गोबर गैस का मिश्रण क्या है भाई, बायोगैस में आपके पास मीथेन प्लस CO2 होती है। क्या होती है, मीथेन प्लस CO2 होती है, यानी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए पढ़ते हैं। मीथेन और CO2 में बात करें तो बायोगैस मुख्य रूप से मीथेन लगभग अपने पास CH4 लगभग 50 से 75% और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लगभग 25 से 50 सेंटीमीटर का मिश्रण होते हैं। इसमें अल्प मात्रा में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड भी होते हैं। मीथेन प्लस CO की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको अपन हम CO कहते हैं ना, मुख्य रूप से कोल गैस या वाटर गैस का हिस्सा होती है, ना कि बायोगैस का। तो ये मीथेन गैस प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड का भी ध्यान में रखना। मीथेन प्लस H2O की बात करें तो H2O जलवाष्प का रूप है जो गैस मिश्रण का मुख्य ईंधन घटक नहीं माना जाता है। और मीथेन प्लस CO प्लस CO2 बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति इसे अशुद्ध औद्योगिक गैस मिश्रण का बना देती है, जबकि बायोगैस अवायवीय अपघटन के प्राकृतिक रूप से बनती है। तो ध्यान में रख लेना भाई, क्या मीथेन प्लस CO प्लस CO2 तो रस अपने पास क्या है, प्रदूषित जो हवा है वो बन जाती है, इसे मान के चलो सीधी सी।
अच्छा, रुधिर के जमने के लिए आवश्यक कारक है, ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। इसमें विटामिन बी नहीं है, बाकी तीनों है, कैल्शियम है, विटामिन के है, प्रोथ्रोम्बिन है, ये मैंने डिटेल से समझाया पिछले वीडियो में। नेक्स्ट है, एकाएक उजाले से अंधेरे में जाने पर कुछ समय तक बिल्कुल दिखाई नहीं देता, क्योंकि प्रश्न बढ़िया है। आप अंधेरे, अपने पास क्या उजाले से गए और सीधे अंधेरे कमरे में गए तो आपको एकाएक तो दिखाई नहीं देता है, फिर आपकी आंखें एडजस्ट होती है, फिर पता चलता है अरे सामने कुछ खड़ा है। चलिए, अंधेरे में स्कोटोप्सिन व रेटिनिन मिलकर रोडोप्सिन बना लेते हैं, इस क्रिया में कुछ समय लगता है। बिल्कुल सही बात है, यही आपका आंसर हो जाएगा, बाकी पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। देखो, रोडोप्सिन का पुनर्निर्माण, तीव्र प्रकाश में शलाका कोशिकाओं का रोडोप्सिन वर्णक अपघटित हो जाता है। अचानक अंधेरे में जाने पर स्कोटोप्सिन और रेटिनिन मिलकर पुनः रोडोप्सिन का निर्माण करते हैं, जिससे थोड़ा समय यानी डार्क एडोप्शन का समय लगता है, एडोप्टेशन का समय लगता है। भाई, रोडोप्सिन का अपघटन की बात करें तो रोडोप्सिन का जो प्रकाश अपघटन तीव्र उजाले में प्रवेश करते समय होता है, अंधेरे में नहीं होता है। ध्यान में रखना, रोडोप्सिन का अपघटन मतलब अपने पास जो रोडोप्सिन जो अंधेरे में देखने के लिए सक्षम होता है ना, उसका अपन जैसे उजाले में जाते हैं उसका अपघटन यानी उसका क्षरण होना शुरू हो जाता है। जैसे अंधेरे में जाते हैं वो थोड़ा समय लेता है फिर उसको बनने में। शलाकाओं की क्षमता की बात करें तो शलाका कोशिकाएं मंद प्रकाश के उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए बनी होती है, परंतु तत्काल सक्रिय होने के लिए उन्हें रोडोप्सिन के बनने में इंतजार करना पड़ता है। और अपने पास जो रतन, इसमें एक और ऑप्शन नहीं था क्या? चलिए ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ, निम्न में से कौन सा उदासीन अमीनो अम्ल है? लाइसिन है, अर्जिनिन है, एलेनिन है, तो इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसमें आपके पास एलानिन जो है वो एक उदासीन अमीनो अम्ल है। बात करते हैं, देखो लाइसिन ये क्षारीय अमीनो अम्ल है, क्योंकि इसमें अतिरिक्त अमीनो NH2 का समूह होता है, तो क्षारीय हो जाता है। अर्जिनिन की बात करें तो यह भी एक अनिवार्य क्षारीय अमीनो अम्ल की श्रेणी में आता है। एलानिन की बात करें तो ये उदासीन अमीनो अम्ल है, क्योंकि इसकी संरचना में एक अमीनो समूह NH2 और एक कार्बोक्सिल समूह COOH समान मात्रा में होते हैं, जो एक दूसरे को प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। यानी एलानिन में ये दोनों जो होते हैं ना, NH2 और COOH, ये समान मात्रा में होते हैं, तो एक दूसरे को अपने पास प्रभाव कम कर देते हैं और वो अपने पास उदासीन बना रहता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है, वोल्टीय सेल है, लेक्लांस सेल है, शुष्क सेल है, डेनियल सेल है, सीसा संचायक सेल है ना, ये आपके पास प्राथमिक सेल नहीं है। तो ये प्राथमिक सेल कौन से होते हैं सर? प्राथमिक सेल की अगर मैं बात करूं आपके पास तो वो आते हैं जिनको दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते, दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। जो चार्जेबल होता है वो आपके पास सीसा संचायक सेल में होता है, जिसको अपन द्वितीयक सेल कहते हैं। इसका अपन बारंबार यूज कर सकते हैं। चार्ज वाला सेल को नहीं आवे कि अपना बैटरी होती है, सेल होते हैं, वो एक ही कैटेगरी में आते हैं, तो वो आपके पास सीसा संचायक सेल की कैटेगरी में यानी द्वितीयक में आते हैं। प्राथमिक ये तीनों आते हैं, वोल्टीय सेल, लेक्लांस और शुष्क सेल, डेनियल सेल भी। इसके बाद में बात करें, निम्न में से किस रोग विशेष के लिए DPT का टीका नहीं उपयोगी है? भाई ये अपने पास पोलियो के लिए नहीं है, बाकी डिप्थीरिया है, whooping कफ है, टिटनेस है, ये पहले भी आ चुका। भाई रिपीट बहुत हो जाते हैं प्रश्न, अगली बार ध्यान रखेंगे। ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये आपके पास किसको प्रभावित करता है? ये गुर्दा, जिसको किडनी कहते हैं, उसको प्रभावित करता है। भाई ब्राइट्स रोग को आधुनिक चिकित्सा में नेफ्रेटिस कहा जाता है। ये मुख्य रूप से वृक्क यानी गुर्दे या किडनी का गंभीर सूजन संबंधी विकार है, जो रेनल फंक्शन को प्रभावित करता है। अगर तिल्ली की बात करें तो इसे RBC का कब्रिस्तान कहते हैं। यह मुख्य रूप से मलेरिया जैसी बीमारियों से प्रभावित होती है, तो दिल्ली का नाम याद रखना, RBC का कब्रिस्तान कहते हैं भाई। इसके बाद क्या है? हृदय को प्रभावित करने वाले मुख्य विकार अगर कार्डियोवेस्कुलर होता है बीमारी है, और कोरोनरी आर्टरी डिजीज है भाई। यकृत की बात करने वालों में पीलिया, हेपेटाइटिस और लीवर सिरोसिस मुख्य है, तो ये ध्यान में रखना। गुर्दे से संबंधित ब्राइट्स रोग भी है, तो ये सारे भाई इंपॉर्टेंट है, इसको तो स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए आप लोगों को। अच्छा, पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है? तो अर्नेस्ट हैकेल। अभी अर्नेस्ट हैकेल अपने पास पारिस्थितिकी जनक है। अब ये नाम किसने दिया था? तो नाम के लिए पिछली वीडियो में मैंने बता दिया है। अच्छा, अर्नेस्ट हैकेल, जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में सर्वप्रथम आइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। इस विज्ञान की विस्तृत व्याख्या इसलिए इन्हें पारिस्थितिकी जनक माना जाता है। चार्ल्स डार्विन की बात करें तो ये जैव विकास प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। और ई वार्मिंग बात करें तो इन्हें पादप पारिस्थितिकी के विकास का मुख्य श्रेय दिया जाता है, ई वार्मिंग है। और चार्ल्स एल्टन की बात करें, इन्होंने पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा दी थी, जिन्हें एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं।
तो हर व्यक्ति के बारे में जानकारी आ गई है अब आप लोगों के पास। वातावरण की दशाओं और उनके परिवर्तनों का सूचक है व्यक्ति, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी गर्त। अगर व्यक्तिगत वातावरण की दशाओं और उनके परिवर्तनों का सूचक है तो वो समुदाय होता है भाई। क्या होता है? समुदाय होता है। क्यों होता है इसका कारण मैं बता देता हूँ। देखो पारिस्थितिकी, अपने पास जो गर्त है ना ये भी होते हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पे वातावरण की दशाओं की बात करें तो हम समुदाय है ना, हम पेड़ पौधों को काटते हैं, गंदगी फैलाते हैं, तो सारे प्रभावित करने वाले हम समुदाय ही होते हैं। इसके बाद में चेचक का टीका कहाँ से बनता है? पेड़ों से, रासायनिक अभिक्रिया से, भेड़ों से, पशुओं के छालों से। ये बिल्कुल सही है। भेड़ या पशु के जो छाले होते हैं ना, उन छालों से अपने पास चेचक का टीका बनता है। अब बात करते हैं कैसे। देखो पेड़ों से कुनेन जैसी औषधियाँ बनती है। कुनेन मलेरिया के लिए। रासायनिक अभिक्रिया से टीकों का निर्माण रासायनिक संश्लेषण से नहीं बल्कि जैविक घटकों से होता, तो ये तो वैसे ही गलत है। पशुओं, भेड़ों से एडवर्ड जेनर ने जब चेचक के टीके की खोज की तो उन्होंने काउपोक्स यानी गाय के शीतला, गाय को जो अपनी गो शीतला से पीड़ित पशुओं के घावों के जैविक तरल का उपयोग किया था। बाद में इसे पशुओं यानी बछड़ों, भेड़ों की त्वचा पर संवर्धित करके व्यावसायिक रूप से तैयार किया गया था। तो ये ध्यान में रखना भाई, अच्छी बातें हैं। निम्न में से कौन कृमिजन्य रोग नहीं है भाई? ये नहीं वाले थोड़ी सी ध्यान रखना है, मेरे से भी हो जाती है गलती। फाइलेरियसिस और टीनियसिस ये दोनों तो है भाई कृमिजन्य रोग, और अमीबियसिस और ट्राइकोलेनियसिस ये नहीं है। ये दोनों जीवाणु से और विषाणु से संबंधित है। तो इसमें अपने पास 3 और 4 नहीं है, 1 और 2 होते हैं। तो ये ध्यान में रख लेना, ये तो याद ही करना पड़ेगा अब आपको। इसके बाद आते हैं लेजर बीम का उपयोग कहाँ होता है? कैंसर चिकित्सा, हृदय की चिकित्सा, आंख। लेजर बीम का प्रयोग आपके पास आंखों की चिकित्सा में होता है भाई। किस में होता है? गुर्दे की चिकित्सा में भी नहीं होता, आंखों की चिकित्सा में होता है। वो लेजर से करवाया हूँ मैं आँखों को काम, है ना, कहते हैं ना लेजर से जांच करी मेरी आँखें की, तो वाह हुआ है। देखो कैंसर की बात करें तो कैंसर में मुख्य रूप से कोबाल्ट 60 से गामा किरणों के, जिसे अपने कीमोथेरेपी या रेडिएशन का उपयोग होता है। तो ध्यान में रखना कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर की जांच के लिए होता है। हृदय की चिकित्सा की बात करें तो पेसमेकर या एंजियोप्लास्टी तकनीकों का उपयोग होता है। आंखों की चिकित्सा में लेजर बीम का सबसे सफल और आम उपयोग आंख के रेटिना के उपचार, मोतियाबिंद और दृष्टि दोष सुधारने के लिए लेंसिक सर्जरी में बहुतायत से किया जाता है। और गुर्दे की चिकित्सा की बात करें तो गुर्दे की पत्थरी तोड़ने के लिए लिथोट्रिप्सी अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। सीधी सी बात है, सरल सी है, प्रश्न आ सकते हैं यहां से भी। अच्छा, वह बीमारी जिसे वर्तमान में एड्स से भी अधिक घातक समझा जाता है, हिपेटाइटिस को माना जाता है भाई। ये तो सरल प्रश्न है, याद रख लेना। हिपेटाइटिस क्या है अभी बात करेंगे। देखो सिफिलिस की बात करें, ये क्या है? एक बैक्टीरिया जनित रियोन संचारित रोग है जो एंटीबायोटिक्स से पूरी तरह ठीक हो सकता है। चलिए बात। मेनिनजाइटिस क्या है? ये मस्तिष्क की झिल्ली की सूजन है जो संक्रामक है परंतु एड्स जितनी व्यापक नहीं है। हिपेटाइटिस की बात करें तो हेपेटाइटिस बी वायरस एड्स की तुलना में 50 से 100 गुना अधिक संक्रामक होता है। यह यकृत को पूरी तरह नष्ट यानी लीवर कैंसर कर देता है और लंबे समय तक शरीर में बिना लक्षणों के छुपा रहता है, इसलिए इसे एड्स से भी खतरनाक माना जाता है। तो याद रख सकते हैं इसको। तो डेंगू ज्वर आप जानते हो, डेंगू मच्छर के काटने से होने वाली बीमार है जिसका इलाज हो जाता है भाई। ये लाइलाज नहीं है भाई, हाँ सही है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र में एक हरे पौधे द्वारा स्थिर की गई कुल ऊर्जा को समग्र रूप में कहते हैं तो उसे सकल प्राथमिक उत्पादन कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? सकल प्राथमिक उत्पाद कहते हैं। जीडीपी होती है ना अपनी, क्या है? सकल घरेलू उत्पाद जिसकी, वैसे ही इनकी भी होती है भाई। देखो प्राथमिक उत्पादन यह एक सामान्य शब्द है जो पौधों द्वारा निर्मित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को दर्शाता है। द्वितीयक उत्पादन में बात करें तो यह उपभोक्ताओं जैसे शाकाहारी मांसाहारी जीवों द्वारा नए कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की दर है। शुद्ध प्राथमिक उत्पादन एनपीपी बात करें तो पौधे द्वारा श्वसन आर क्रिया के रेस्पिरेशन के बाद जो ऊर्जा बचती है उसे एनपीपी यानी एनपीपी बराबर जीपीपी माइनस आर कहते हैं। और सकल प्राथमिक उत्पादन में प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को अवशोषित करके स्थिर की गई कुल रासायनिक ऊर्जा की मात्रा को सकल प्राथमिक उत्पाद यानी जीपीपी कहते हैं। तो एनपीपी बराबर जीपीपी माइनस आर होता है रेस्पिरेशन, यानी पौधे जब करते हैं ना श्वसन क्रिया उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। संचार में प्रयुक्त ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? प्रकाश के परावर्तन पे, प्रकाश के अपवर्तन पे, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे बात करते, नियम पे काम करती है भाई। ये जो फाइबर वाली है ना ऑप्टिकल, इनको ध्यान में रखना, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे।
नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। विटामिन और रोग की बात करते हैं। रतौंधी आप जानते हो विटामिन ए की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी से और बेरी विटामिन बी1 की कमी से होता है। अभी इनके बारे में चर्चा हो चुकी है तो ज़्यादा टफ नहीं है। अभी चलिए, परितंत्र की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है? पर्यावरण में उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक के मध्य संबंध, प्रभावी जाति की पर्यावरण में स्थायी उत्तरजीविता और एक प्राकृतिक इकाई जिसमें पर्यावरण के पौधे, जंतु और अजैविक पदार्थ आते हैं, ये होती है। ये पारितंत्र की सर्वोत्तम परिभाषा यही होती है जिसमें अपने पास जीव जंतु, पेड़ पौधे, वातावरण सब होते हैं। नेक्स्ट है, यदि पिता RH पॉजिटिव सहित तथा माता RH नेगेटिव हीन हो तो माता को पहले प्रसव के तुरंत बाद क्या दिया जाता है? RH प्रतिजन नहीं दिया जाता है भाई, रहोगाम प्रतिरक्षी दी जाती है भाई, रहोगाम प्रतिरक्षी दी जाती है। इसके बारे में भी डिटेल से चर्चा हो चुकी है अपनी, अगर आप लोगों ने पेपर देखा तो। देखो, RH प्रतिजन की बात करें तो यदि माता को प्रतिजन एंटीजन दे दिया जाए तो उसका शरीर और तेजी से एंटीबॉडी बनाएगा जो दूसरे बच्चे के लिए घातक सिद्ध होगा भाई। बिल्कुल RH जो अपने पास कहते हैं ना, RH नेगेटिव RH पॉजिटिव दोनों अलग हो गए, तो इस तरीके से। रहोगाम प्रतिरक्षी की बात करें तो गर्भकता, शिशु कोरकता की बात करें तो रोग से बचाने के लिए RH नेगेटिव माता को प्रथम RH प्रसव के तुरंत बाद 72 घंटों के भीतर रहोगाम एंटीडी जिसको बोलते हैं प्रतिरक्षी का इंजेक्शन दिया जाता है। ये माता के रक्त में पहुंचे शिशु के RH कारकों को नष्ट कर देता है ताकि माता का शरीर नई एंटीबॉडी न बना सके। तो बस ये हो जाता है। अच्छा, प्रोटियस की बात करें तो क्या है? ये प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, इसका प्रतिरक्षा से कोई संबंध नहीं होता है। चलिए फिर, अच्छा, मोलस्का की किस प्रजाति से व्यावसायिक मोती प्राप्त किया जाता है? डोरिस, हेलिक्स और पिनेक्टिडा और ऑक्टोपस। तो ये पिनेक्टिडा से प्राप्त किया जाता है भाई, पिनेक्टिडा नाम याद रखना। इसे सामान्यतः समुद्री नींबू कहा जाता है, ये मोती नहीं बनाता है। डोरिस, समुद्री नींबू किसे कहते हैं? डोरिस को कहते हैं। हेलिक्स क्या है फिर? यह बगीचों में पाया जाने वाला सामान्य घोंघा है। और पिनेक्टिडा की बात करें तो क्या है? पिनेक्टिडा प्रजाति के मोलस्का जीवों को पर्ल ऑयस्टर कहा जाता है। इसके शरीर के भीतर जब कोई बाहरी कण प्रवेश करता है तो ये उसके चारों ओर नेकर परत जमाकर कीमती मोती का निर्माण कर देते हैं। ऑक्टोपस की बात करें तो ये डेविल फिश है, इसे डेविल फिश भी कहते हैं। इसमें कोई बाहरी संख्या मोती का नहीं बनता है भाई, तो डेविल फिश का नाम याद रखना, ऑक्टोपस को कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रथम पुनर्योजी टीका है? यह हेपेटाइटिस बी है भाई। ये क्या है? हेपेटाइटिस बी है। पोलियो और चेचक ये दोनों पारंपरिक टीके हैं जो मृत या कमजोर किए गए वायरस से बनाए गए थे। एड्स की बात करें तो का कोई पूर्णतः प्रमाणिक प्रभावी टीका अभी तक क्या है? उपलब्ध नहीं हो पाया है। हेपेटाइटिस बी की बात करें तो रिकॉम्बिनेट DNA तकनीक अर्थात आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा निर्मित दुनिया का पहला व्यावसायिक मानव टीका हेपेटाइटिस बी का था जिसे ईस्ट कोशिकाओं की मदद से तैयार किया गया था। ये ध्यान में रखना भाई, ईस्ट कोशिकाएं। नेक्स्ट है, किस जीव को किसान का सच्चा मित्र कहा जाता है? ये आप जानते हो, केचुआ को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसका कारण ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भैया। अच्छा, आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है? जे मेंडल को कहा जाता है। HG ये कौन है भैया? इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो, FHC क्रिक की बात करें, इन्होंने वाटसन के साथ मिलकर DNA का द्विकुंडलित मॉडल दिया था। द्विकुंडली मॉडल किन्होंने दिया है? अपने पास क्रिक है और किसके साथ मिलकर? वाटसन के साथ। J मेंडल की बात करें, इन्होंने मटर के पौधों पर लगाए 7 वर्षों तक प्रयोग किया। आनुवंशिकी के 3 मुख्य नियम, प्रभाविता, पृथक्करण, स्वतंत्र अपव्यूहन दिए, इसी कारण इन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। और केरोलस की बात करें तो केरोलस लीनियस, भाई मैं भी थक गया अब। इन्हें वर्गीकी का जनक कहा जाता है, जिन्हें दिव्य नाम पद्धति भी दी थी। बीरबल सानी ये भारत के प्रसिद्ध पुरावनस्पति वैज्ञानिक थे। ये सभी के बारे में आ गई थी चर्चा। नेक्स्ट बात करें तो 2 अथवा अधिक भिन्न आनुवंशिकी युक्त पादपों का क्रॉस कर फसल की नई किस्म का निर्माण करना संकरण कहलाता है। आप सभी जानते हो भाई। अभी ये थोड़ी सी मैं बात बता देता हूँ भाई, संकरोज क्या होता है समझना जरूरी है। संकरोज के बारे में पूछ सकते हैं भाई। संकरण के बाद 2 संतान यानी प्रथम पीढ़ी F1 आ जाती है और दोनों माता पिता से अधिक उन्नत गुणों वाली होती है, उस लक्षण को संकरोज कहते हैं। यानी पहली पीढ़ी जो होती है वो अपने माता पिता से होशियार हो जाती है, तो वो संकरोज कहलाती है। अलैंगिक जनन, इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है और कोई क्रॉसिंग नहीं होती है, संतान हुबहू माता पिता जैसी होती है।
उत्परिवर्तन की बात करें तो डीएनए में अचानक होने वाला वंशागत जो परिवर्तन है को उत्परिवर्तन कहते हैं। पूछ सकते हैं भाई, मैं बता रहा हूं। संकरण, यह मैंने अब बता दिया भाई आप लोगों को। जीन्स को विपरीत लक्षणों के संकेतक हैं कहलाते हैं भाई, जीन्स जो विपरीत लक्षणों के संकेतक है कहलाते हैं अलील, फिलियल, संकर और पीढ़िया। तो आपके पास अलील कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? अलील। अच्छा, वाई युग्म विकल्पी की बात करें तो यह है एक ही जीन के दो या दो से अधिक जीव विपरीत रूपों, जैसे लंबे पौधे के लिए टी और बोने के लिए छोटा टी, को एक दूसरे का अलील या युग्म विकल्पी कहा जाता है। फिलियल क्या होता है? यह संकरण के बाद प्राप्त होने वाली पीढ़ियों में, जैसे F1 F2 पीढ़ी को दर्शाने वाला शब्द है। संकर, जो विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मिलन से उत्पन्न जीव को संकर कहते हैं। और पीढ़ियां बताए तो ये माता पिता से बच्चों तक कर्मिक वंश चक्र को प्रदर्शित करता है, तो ये ध्यान में रख लेना भैया। नेक्स्ट, मानव जाति में लिंग निर्धारण किस विधि पर आधारित है? XX YY XY पे होता है। अच्छा, 2A की धारा एक युक्ति द्वारा 5 मिनट के लिए ली जाती है, परिपथ में बहने वाली विद्युत आवेश की मात्रा होगी। तो पॉइंट मैं बता देता हूं, प्रश्न आ जाए तो ऐसा 600 कूलम होगी। इसका सूत्र बता देता हूं क्या है। देखो Q बराबर क्या है? बराबर I इंटू T होता है, जहां पे Q क्या है? विद्युत आवेश है, I विद्युत धारा है और T समय सेकंड में होता है। तो विद्युत धारा फिर क्या हो जाएगी? 2A दिया हुआ है और समय 5 मिनट है, तो 5 मिनट में अपने पास सेकंड में ज्ञात करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई अपने पास क्या हो जाएगा? इसको 5 गुणा 60 कर देंगे। ये क्यों करेंगे? क्योंकि 5 मिनट को 60 से गुणा करेंगे तो 300 सेकंड में आएगा, और अपने पास जो समय होता है ना वो हमेशा सेकंड में लिखा जाता है, तो इनको आपस में गुणा करेंगे तो अपने पास 600 आएगा भाई। कितना आएगा? 600 आएगा। तो ये रहा 600 कूलम। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, किसी दिए गए धातु की तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है उसकी लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर, उसकी आकृति पर, उस पदार्थ की प्रकृति पर। तो बिल्कुल उसके पदार्थ की जो प्रकृति है ना उसी पे निर्भर करती है अपने प्रतिरोधकता। बिल्कुल बता देता हूं मैं। जैसे पदार्थ की प्रकृति पर विद्युत प्रतिरोधकता केवल 2 चीजों पर निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति जैसे तांबा, लोहा, चांदी, और तापमान पर। इसीलिए अलग अलग धातुओं की प्रतिरोधकता निश्चित होती है। जैसे अपने पास तांबे की अधिक होती है, चांदी की उससे अधिक होती है, लोहे की उससे कम होती है, तो ये प्रतिरोधकता है भाई। नेक्स्ट बात करें, मेंडल ने आनुवंशिकी के नियम में पौधे पर अनुसंधान करके दिए थे। ये तो बहुत सरल है, आप जानते हो, ये तो मटर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? समुद्र में जैव मात्रा में पिरामिड प्राय सीधे होते हैं। घास के मैदान का पिरामिड सदैव क्या सत्य? पूछा भाई, प्राय सदैव उल्टा होता है। ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी सीधी अवस्था में होता है। बिल्कुल होता है भाई, ये तो मैंने समझा दिया। ऊर्जा पिरामिड सदैव उल्टा होता नहीं होता है, ऊर्जा पिरामिड हमेशा खड़ी सीधी रेखा में होता है। इसका मैंने उदाहरण दिया था इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। घास होती है, घास को मछलियाँ खाती है, मछलियों को पक्षी खाते हैं, पक्षियों को बाज खाते हैं। तो यहाँ पे ऊर्जा अधिक होती है, लेकिन इनकी ऊर्जा जब इनमें जाती है तो 10% ही पहुँचती है, फिर इनकी 10% यहाँ पे पहुँचती है, फिर यहाँ पे 10, तो ऐसे कम होती जाती है। तो ये सीधा पिरामिड बनता है। समुद्र में जैव मात्रा का पिरामिड, समुद्र में उत्पादकों जैसे फाइटोप्लैंक्टन का कुल भार उपभोक्ताओं के बड़ी मछलियों से बहुत कम होता है, इसलिए पिरामिड हमेशा उल्टा होता है, सीधा नहीं होता है। ध्यान में रख लेना, समुद्र में जैव मात्रा का पिरामिड है हमेशा उल्टा होता है। घास के मैदान का पिरामिड, घास के मैदान में संख्या और जैव भार का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, तो ये भी ध्यान में रखना। ऊर्जा पिरामिड मैंने हमेशा बताया आप लोगों को क्या है, थर्मोडायनामिक्स के नियमानुसार ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर पर पहुंच जाने से पर हमेशा घटती है, 10% का नियम। इसलिए हम ऊर्जा का पिरामिड बिना किसी अपवाद के हमेशा सीधा खड़ा ही बनता है। मैंने आप लोगों को समझाया था अपने पास लिंडमैन का 10% का ऊर्जा का नियम। इसके बाद में क्या है, एक अभाव कुपोषण रोग है भाई, क्वार्सियोरकर है, मेरास्मस है, हीमोफीलिया है, कैंसर है। तो हीमोफीलिया और कैंसर नहीं है भाई, आपके पास ए और बी हो जाएंगे। तो ए और बी कहाँ पे? ये रहा, ये जो है ना, ये क्वार्सियोरकर और मेरास्मस ये कुपोषण से संबंधित है। हीमोफीलिया और कैंसर है, ये अपने पास वायरस से संबंधित है। चलिए आगे बात करते हैं। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप में निष्क्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन और ऑर्गन, यानी आपके पास ऑर्गन भी हो सकती है, नाइट्रोजन भी हो सकती है, भरी जाती है। ये बाकी आप देख लेना, इनके बारे में मैंने समझा दिया अभी। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा, धावन सोडा में एक अणु में जल के कितने 10 होते हैं भाई? अणु में या जो धावन सोडा होता है इसमें बात करते तो रासायनिक सूत्र Na2CO3 के सामने क्या है भाई? मल्टीप्लाई 10 H2 होते हैं, इनमें ये होते हैं, इसलिए इसका रासायनिक सूत्र भी नाम ध्यान में रखना वॉशिंग सोडा का। नेक्स्ट है निम्न, ये जो ना ये मैं बता रहा हूँ जो रासायनिक सूत्र, पक्के प्रश्न आ सकते हैं इनसे।
निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार से में प्रभावित हुए बिना धारा और उसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बनता है, उसे ओम का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ओम का नियम कहते हैं। क्या है? जॉर्ज साइमन ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप स्थिर रहे और उसमें बहने वाली धारा आई उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है, यह धारा और विभवांतर का मुख्य संबंध होता है। विकिरण नियम क्या होता है? ये स्टीफन या प्लांक के नियम है जो ऊष्मा और तरंग दैर्ध्य के उत्सर्जन को दर्शाते हैं। और आवेशों का नियम है, कूलॉम का नियम है जो दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल का स्पष्ट करता है। और जूल का नियम है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव H बराबर I/RT को व्यक्त करता है। तो ये बातें याद कर लेना भाई, पक्के प्रश्न आ सकते हैं यहाँ से, कर लेना भाई। अब देखो बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक घंटी नहीं है भाई इसमें, बाकी टोस्टर है, केतली है, फ्लैट आयरन है, ये सारे हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक घंटी नहीं है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक घंटी चुंबकीय गुणों पर काम करती है भाई। इलेक्ट्रॉनिक घंटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। इसमें विद्युत चुंबक का उपयोग करके हथौड़े की घंटी से टकराया जाता है। तापीय प्रभाव में इसका कोई संबंध नहीं है। बाकी सभी में आपके पास तापीय जो है ना विद्युतीय ताप प्रभाव उसके कारण चलता है। जैसे अपन चाय केतली में इलेक्ट्रिक जो केतली आती है जिसमें चाय बनाते हैं तो वो उसी पे काम करती है। तो क्या आता है भैया आप लोगों के पास टार्टेरिक एसिड किसका एक मुख्य घटक है? तो बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडा, तो वो बेकिंग पाउडर में होता है। टार्टेरिक एसिड की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। बेकिंग पाउडर वास्तव में बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात कर रहा हूँ। और टार्टेरिक अम्ल एक जैसे मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण होता है। एक भोजन पकाते समय कड़वेपन को दूर करने में मदद करते हैं। बेकिंग सोडा या शुद्ध सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है, इसमें कोई एसिड मिला हुआ नहीं होता है भाई बेकिंग सोडा में। वॉशिंग सोडा की बात करें तो यह सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 है जो पूरी तरह से सारी प्रकृति का लवण है। ये सूत्र मैं बोल रहा हूँ ना, रासायनिक नाम याद कर लेना इनको। सिरका बात करें तो क्या होता है? सिरके में मुख्य रूप से एसिटिक अम्ल 4 से 6% एसिटिक एसिड पाया जाता है, टार्टेरिक नहीं पाया जाता है। इसमें तो क्या आता है आप लोगों के पास? ये क्या है? सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जाता है? तो इसको आपको मैं एक सिंपल सा रूल बताऊंगा, पक्का इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रख लेना, पूछ लेना आप लोग, आ जाए तो बता देना मुझे भी। इसमें क्षार प्लस अम्ल और लवण प्लस जल का जो है ना जो किस रूप में लिखा जाता है? इस रूप में लिखा जाता है। ये परफेक्ट रूप है आपके एक उदासीनीकरण अभिक्रिया का। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण धातु नहीं है? नेपच्यूनियन है, रेनियम है, जिरकोनियम है, थेलियम है। तो इसमें थेलियम जो है ना वो संक्रमण धातु नहीं है, बाकी सारे संक्रमण है। अब नेपच्यूनियम की बात कर लेते हैं भाई। नेपच्यून भी कंप्लीट संक्रमण धातु नहीं है, अर्ध संक्रमण धातु है। लेकिन यहाँ इसके ऑप्शन में बात करें तो थेलियम अपने पास पूर्णतया क्या है? अपने संक्रमण धातु नहीं है, बाकी तीनों है भाई। ये देख लेना आपने, जिरकोनियम और रेनियम आवर्त सारणी के डी ब्लॉक के शुद्ध संक्रमण तत्व है। नेपच्यूनियन क्या है? एक्टिनाइट श्रेणी का आंतरिक तत्व संक्रमण तत्व है। अपने पास इसमें बात करें थेलियम की तो थेलियम परमाणु क्रमांक 81 आवर्त सारणी के पी ब्लॉक वर्ग 13 बोरोन परिवार का तत्व है। ये डी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, होने के कारण इसे संक्रमण की श्रेणी में नहीं रखा जाता है भाई। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से सबसे दुर्लभ या दुर्बल अम्ल कौन सा है? ऑक्सीजेलिक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, फ्लोरिक अम्ल है और फॉर्मिक अम्ल है। तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है वो रेयर या दुर्लभ कैटेगरी का अम्ल होता है। दुर्लभ जिसको बोलते हैं ना, कम किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित अपवर्तित करने की क्षमता को इसके द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। तो वो द्रव्यमान घनत्व के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। क्या है ये द्रव्यमान घनत्व? ये प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान है। इसका प्रकाश की गति मोड़ने से सीधा संबंध नहीं होता है। जिससे तारपीन का तेल पानी में हल्का पर उससे प्रकाश घनत्व अधिक होता है। प्रकाश घनत्व क्या है? किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी धीमी या तेज होगी, अर्थात ये प्रकाश की किरणों को कितना मोड़ेगा, इस क्षमता को माध्यम का प्रकाश घनत्व या अपवर्तनांक कहा जाता है। अधिक प्रकाश घनत्व वाले माध्यम से सघन माध्यम कहते हैं। क्या है? अधिक क्या है? हाँ, अधिक प्रकाश घनत्व वाले माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं, याद रख लेना भाई।
इसके बाद में बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया है, ऑर्थर टॉन्सले ने किया है भाई। ये मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर पहले, उसका जो जनक है वो तो माना जाता है अपने पास पहले आ चुका है, अर्नेस्ट। और यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने परिभाषित की थी, वो ऑर्थर टॉन्सले है। ऑर्थर टॉन्सले ब्रिटिश पारिस्थितिकी वैज्ञानिक एजी टॉन्सले ने वर्ष 1935 में सबसे पहले इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया, इसका वैज्ञानिक परिभाषा दी थी। एवलिन हचिंसन कौन है, इन्हें आधुनिक लिम्नोलॉजी, झील विज्ञान और नीस सिद्धांत के विकास के लिए जाना जाता है। रेमंड लिंडमैन, इन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सिद्धांत 10% का नियम दिया था, जो मैंने अभी बात चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में। चार्ल्स एल्टन बात करें तो इन्होंने खाद्य श्रृंखला में जीवों की संख्या और बाहर के पिरामिडों की विस्तृत व्याख्या की है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, तो इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, ध्रुवापातन नहीं है, स्फटिक रूप है, निष्क्रिय उदासीनीकरण होता है भाई। उदासीनीकरण जिसमें भी आ जाता है, निष्क्रियकरण आ जाता है, मान के चलो वो रासायनिक परिवर्तन है। बाकी जैसे अपने पास आसवन यानी डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन यानी वाष्पीकरण जिसको अपन कहते हैं। इसके अलावा स्फटिक क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो अपने पास क्या है, भौतिक होता है। ध्रुवपातन जो सीधा वाष्प में चेंज होता है, गर्म करने पे सीधा वाष्प बनता है, तरल अवस्था में नहीं आता, वो ध्रुवपातन होता है। तो ये सारी ध्यान में रखना। जिसमें उदासीनीकरण होता है, मान के चलो वो आपके पास से क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट है कार्बनिक यौगिकों में निम्नलिखित में से हमेशा क्या मौजूद रहता है, तो कार्बनिक यौगिकों में हमेशा कार्बन ही मौजूद रहेगा भाई, और कौन सा शिलाजीत आ जाएगा उसमें ना, शिलाजीत नहीं आएगा उसमें। नेक्स्ट बात करें तो निम्न इनमें से कौन सा एक क्षारीय नहीं है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सल्फर। तो इसमें सल्फर जो है ना वो क्षारीय नहीं है, बाकी सारे क्षारीय हैं। नेक्स्ट बात करें तो आता है राजस्थान में डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता किस अधिनियम से मिली है भाई, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 से मिली है। जो डिजिटल साइन होते हैं ना आपके, वो इस अधिनियम के तहत करते हैं, हम ऑनलाइन ही साइन कर देते हैं ओटीपी के माध्यम से। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत है। इसके बाद में बात करते हैं भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली IRNSS के बारे में सत्य कथन का चुनाव करना है भाई। तो इस प्रकार की नौवहन प्रणाली की आवश्यकता इसलिए क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियों में GPS सुविधा उपलब्ध होने के कोई गारंटी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और IRNSS 7 उपग्रहों से मिलकर बनेगा। यह भारत के चारों ओर लगभग 2500 किलोमीटर के क्षेत्र की निगरानी करेगी। इसमें एक छोटी सी गलती है, बस ये 2500 नहीं है, ये 1500 किलोमीटर है बस, बाकी दोनों सही हो जाते। लेकिन अभी तो अपने ऑप्शन में केवल एक सही है, 2 गलत है। इसके बाद में बात करते हैं, चलो यहाँ पे आपका हाँ कंप्लीट हो गए ना भाई, 100 क्वेश्चन हो गए अपने आज। हाँ ये लो, ये कंप्लीट हो जाता है आपके पास आपका पेपर। और पेपर में हमने अपने 100 प्रश्नों के 4 ऑप्शंस की व्याख्या करी है। इसका मतलब बहुत सारे प्रश्न हो गए हैं आज तो, एंड हर पेपर में ऐसा ही बेनिफिट आप लोगों को मिल रहा है। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो बस इन्हीं सब, तो आज की इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारे चैनल। जय हिंद, जय भारत।